करना पड़ेगा आपको अगर क्या। अभी सारे बच्चे देखो, ये भी क्या है, ये भी ह्यूमन हैंड प्रिंट्स है, ठीक है। जो बहुत ही प्राचीन समय के इंसान थे, उनको करने के लिए टीवी भी नहीं थी, देखने के लिए टीवी नहीं थी, खेलने कूदने के लिए तब क्रिकेट का गेम भी बना नहीं था। तो ऐसे पुराने टाइम में फिर वो जो बच्चे रहते थे, जो बड़े लोग रहते थे, वो शिकार करने बाहर जाते थे, या मवेशी, मवेशी मतलब काउज और बफेलो, इनको घास चराने के लिए, घोड़ों को, बकरियों को, कैटल को घास चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए लेके जाते थे। तो जो छोटे बच्चे रहते थे घर में, या जो बड़े बुजुर्ग वगैरह रहते थे, वो टाइम पास करने के लिए ऐसे ड्राइंग बनाया करते थे, क्यू पेंटिंग। और एक बार एक सारे बच्चों ने अपने हाथ के छापे मार दिए थे एक गुफा में, और वो हाथ के छापे लकीली गुफा में रहे, गुफा के अंदर थे। इसलिए उस पे इतने वर्षों में, हजारों वर्षों में बारिश उसके ऊपर गिरी ही नहीं। बारिश हुई तो सही, लेकिन गुफा के अंदर थोड़ी बारिश गिरी, तो पेंटिंग बच गई। और फिर हजारों वर्षों बाद जब वो पूरा घना जंगल बन गया था, पहले उधर इंसान रहते थे, फिर इंसान वहां से चले गए दूसरे जगह पे, फिर वो धीरे 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 जंगल बन गया। सोचो कि लासुर छोड़ के सब लोग आ एक दिन रहा से है। अचानक से चले गए, मान लो आज रात में पूरे लासुर स्टेशन के लोग लासुर छोड़ के डायरेक्ट चले जाए, और घर ऐसे ही खाली छोड़ के चले जाए, सारा सामान लेके चले जाए। और हम अगर 100 साल बाद आए, तो क्या रास्ते पे सब जगह घास उगी हुई होगी, बहुत सारी जंगली घास हुई उगी हुई होगी, बरोबर। घरों में उंदीर विंदीर घूम रहे होंगे, सबके घरों में घर टूट फूट गए होंगे, जो पुराने घर है वो टूट फूट के नीचे गिर गए होंगे, बहुत सारे एनिमल्स घूम रहे होंगे लासुर में, बरोबर। ऐसे ही हालत होगा ना, जो झाड़ उग रहे होंगे, ट्रीज उग रहे होंगे, उस पे पक्षी बैठे होंगे बहुत सारे, बंदर, जिनको आज हम आते ही भगा देते हैं, वो सब भटक चुके, वो सब फैल जाएंगे पूरे लासुर में, है ना चरिया। चरिया, वहां से उठो और वहां आगे आओ। आपका ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए पूरा। आगे आओ, सह्याद्री के बाजू में आओ। चलो घर भी सह्याद्री के बाजू में बैठो। सब बच्चे बोर्ड पे देखना, आगे इधर उधर नहीं। अंकिता, आप पीछे ही देखते रहते हो, घूम के बैठो। चलो घूम के बैठो जल्दी। टर्न टर्न, इधर मुंह करके बैठो। चलिए, इधर से बैठो। देखो सामने देखो, तो ये कुछ हैंड प्रिंट्स है। उसके बाद में पीछे रैक में देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सब कुछ होमी बाबा का हिस्सा है, हर साल इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ये जो बुक में अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। आप सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, नाम तो सुना है उनका, यस सभी ने भैया। सुना है, लेकिन क्या आपने उनके बारे में पढ़ा है? आपने उनकी हिस्ट्री यस पढ़ी है? भैया। Yes? तो करीब यस करीब, भैया। हाँ, कम से कम शिवाजी महाराज आज से 400 ईयर्स पहले होके गए, 400 ईयर्स पहले, ओके, राइट। करीब करीब अराउंड 350 से 400 ईयर्स पहले होके गए, 350 से 400 साल पहले वो होकर के गए। जब हम कहते हैं यस्टरडे, उसका मतलब क्या होता है? कल। टुमारो का मतलब क्या होता है? उद्या, है ना, काल यानी उद्या। या हिंदी में तो दोनों को कल कल ही बोलते हैं, कल मैं उधर घूमने जा रहा था, या कल मैं उधर घूमने जाऊंगा। इससे तुम्हें समझ आता है ना? कल मैं उधर जा रहा था मतलब यस्टरडे वाला, है ना, और कल मैं उधर घूमने जाऊंगा मतलब टुमारो वाला, जो अभी आने वाला है, टुमारो वाला डे, राइट। तो ये आज का दिन मतलब टुडे। ऐसे सारे शब्द हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? ये सब हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। हम ये सारे के सारे शब्द टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब तुम बच्चे थे, देखो, आज आज तो तुम स्कूल गोइंग बच्चे हो ना, है ना, आज तुम स्कूल गोइंग बच्चे हो ना। तो दिस इज योर प्रेजेंट, बरोबर। पहले तो तुम एकदम टिंगू से थे, और आगे और बड़े बड़े हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, पढ़ लिख के बड़ी डिग्री आ जाएगी तुम्हारे पास में, तो ठीक है। देखो, उसके बाद ये जो साइंस है, जिसके मदद से हम पिछले वाले, पीछे भूतकाल में हुई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, इसको हिस्ट्री बोला जाता है। अब आप बच्चों को, जब आप छोटे होते हो ना, तो आपको एनवायरमेंटल स्टडीज ही पढ़ाते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब ईवीएस पढ़ाते हैं, कि हमें ट्रीज लगाने चाहिए, हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, हमको कचरा कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए, हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, कच्चा हाउस क्या होता है, पक्का हाउस क्या होता है, बर्फ वाले हाउस को इग्लू बोलते हैं, है ना। फिर वो एक कंक्रीट वाला हाउस होता है, उसको पक्का हाउस बोलते हैं। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाती है। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो एक चीज आ जाती है, एक न्यू सब्जेक्ट आ जाता है, उसको कहा जाता है हिस्ट्री। उस सब्जेक्ट को कहा जाता है बच्चों हिस्ट्री। हिस्ट्री एक कैसा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पहले जो चीजें होकर जा चुकी है,
उन चीजों को दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है, जो पहले हो चुकी है भूतकाल में, उनको हम पढ़ते हैं। इससे हम ना प्रूफ इकट्ठा करते हैं, प्रूफ। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि भारत देश में पिछले 1 लाख साल से मनुष्य रह रहे थे, तो कोई बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, आज से 2 लाख साल पहले हुई थी। तो हमको प्रूफ देना पड़ता है कि जब कोई बोल रहा है कि अफ्रीका में 2 लाख साल पहले इंसान बन गए थे, और अगर हम बोले कि भारत देश में 3 लाख साल पहले इंसान रहते थे, तो हम कुछ भी फेंके मार सकते हैं क्या? नहीं, हमको क्या देना पड़ता है? प्रूफ। प्रूफ को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में एविडेंस, वी नीड टू गिव एविडेंस। ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें सबूत देने पड़ते हैं, तब हिस्ट्री, तब इतिहास मान्य किया जाता है। जब लोग बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज है, अ, अफजल खान का वध किया था, तो हमको उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है। लोग मांगते हैं प्रूफ, बताओ तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है जो शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। तो उसके लिए प्रूफ बताने पड़ते हैं, और प्रूफ दिखाने के बाद ही वो बात माननी होती है। ठीक है। तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो फिर हमारे लिए प्रूफ कौन कौन बन सकते हैं? हमारे लिए मान लो तुम कभी किधर रास्ते पे खुदाई कर रहे थे, तुमको कोई बहुत प्राचीन चीज मिल गई, एंशियंट ऑब्जेक्ट, बहुत प्राचीन चीज मिल गई। तुम्हारे घर का कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला था, न्यू कंस्ट्रक्शन, नया घर बनाने वाले थे, और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तुमको तुम्हारे घर के नीचे कुछ बहुत ही पुराने मूर्तियां मिल गई, स्कल्पचर मिल गए। ठीक है, बहुत ही पुराना कुछ मिल गया। सर तुमको मैं एक दो पॉट मिनट मिल गया बहुत कैमरा ऑफ पुराना, कर उस सकता? पॉट में, हाँ बेटा, उस पॉट के अंदर तुमको सोने के सिक्के भरे हुए मिल गए, बहुत पुराने। ठीक है, कॉइन्स भरे हुए मिल गए। या तुमको, जैसे मैंने तुमको बताया था, आर्काइव्स नाम की एक वेबसाइट है, उस पे सब पुरानी पुरानी चीजें, पुरानी पुरानी बुक्स मिलती है। ठीक है। तो तुम बच्चों को तुम्हारे घर के नीचे इंस्क्रिप्शन मिल गया। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या बच्चों? इंस्क्रिप्शन मतलब तुम्हारे घर के नीचे कुछ हाथ से लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ बहुत पुरानी चीज मिल गई, दो भैया हजार उसको तीन हजार साल मैन्युस्क्रिप्ट पुरानी भी चीज। बोलते हैं ना? यस बेटा, उसको मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, और उसको कुछ लिखावट हो गई उसको इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। जो बहुत पुराना होता है ना, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो अभी जो पूरे टाइम का होता है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे अगर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था, अफजल खान को मारने के बाद जो अफरा तफरी मच गई थी, तो उसमें से एक दो जन बच के भाग गए थे। उन्होंने जाके बीजापुर में बता दिया, बीजापुर में जाके आदिल शाह को बता दिया कि उस शिवा ने अफजल को मार दिया। तो फिर अब आदिल शाह एकदम घबरा गया, अरे बाप रे, मेरा सबसे शूर सेनापति तो जो था अफजल खान, उसको भी उस शिवा ने मार दिया। तो फिर वो डर गया, और उसने मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखा कि तुम मुझे बचाने के लिए अपनी सेना भेजो, ऐसे शिवा से बचाने के लिए मुझे तुम अपनी सेना भेजो। लेकिन जब तक औरंग की सेना थी, तब तक आदिल शाही खत्म कर दिया शिवाजी महाराज ने। ठीक है। तो ये जो उन्होंने पत्र लिखा था औरंगजेब को, वो पत्र संभाल के रखा औरंगजेब ने? औरंगजेब ने नहीं रखा, औरंगजेब के असिस्टेंट रहते थे, उन्होंने संभाल के रखा। और फिर जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए ना, और धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों के टाइम पे एक मुगल राजा था, औरंगजेब का बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चा, उसका बहादुर नाम था शाह बहादुर जफर। शाह जफर। हाँ, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। तो ब्रिटिशर लोगों ने उसको ठोक दिया, बहादुर शाह जफर को, उसको फांसी पे चढ़ा दिया, और ब्रिटिशर लोगों ने मुगल साम्राज्य ही चुरा लिया। जैसे मुगल लोगों ने बाहर से आके हमारे देश पे कब्जा किया, है ना? तो हमारे देश पे जो कब्जाया हुआ था, कब्जा किया वाला था मुगलों ने, उस उनको हटा के ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया, मार डाला, बहादुर शाह जफर को। तो जो आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसको ब्रिटिशर्स ने फांसी पे लटक दिया। और उसको लटकाने के बाद में, उसकी डेथ होने के बाद में, उसके घर पे, मतलब वो मुगल के बड़े सारे महल में, रेड फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट में मुगल रहते थे दिल्ली में, वहां पे उनके बड़े बड़े फोर्ट में, महलों में, उनकी जो तिजोरी रहती थी, वहां पे इतने वर्षों की किताबें रखी जाती थी, राजा के हीरे जवाहरात मोती रखे जाते थे, इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखे जाते थे। उन दस्तावेजों में एक पत्र ऐसा मिला, उसमें उर्दू भाषा में लिखा था, तारीख लिखी हुई थी, और आदिल शाह औरंगजेब को पत्र भेजा था वो, कि शिवा ने अफजल को मार दिया है, और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, और मुझे बचाने के लिए तुम अपनी सेना भेजो औरंग, ऐसे उसने लिखा था। लेकिन जब तक औरंग की सेना यहाँ आ पाती महाराष्ट्र में, दिल्ली से महाराष्ट्र तक आ पाती, उस टाइम पे क्या रास्ते बिस्ते समृद्धि महामार्ग थोड़ी था, बुंग बुंग गाड़ी में बैठे लगे आ गए, ऐसे थोड़ी था एक दिन में आ गए। उस टाइम तो नदियाँ थी, पहाड़ थे, जंगल थे, दरी थे, दरिया थी, कितने में से कैसे कैसे रास्ता बना बना के जंगल काट काट के आना पड़ता था यहाँ तक। इतने सारे घोड़े, हाथी, सेना, सैनिक, उनका खाना बनाने वाले, उसकी मल्लम पट्टी करने वाले सैनिक, रात में सोएंगे तो वो टेंट लगाने वाले, अगले दिन सेना आगे आगे बढ़ जाएगी तो टेंट निकाल के गोला करके बैलगाड़ियों में भर के आगे लेके जाने वाले, कितने सारे लोग रहते थे।
तो वो लोग महाराष्ट्र तक आने तक शिवाजी महाराज ने आदिल शाह का गेम ओवर कर डाला, खल्लास। ठीक है, देखो। तो ये अभी तो आदिल शाह ने मरने से पहले, उसकी मौत आने से पहले औरंगजेब को पत्र लिखा था ना कि मुझे बचाने को आओ। उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ग्रीन ग्रीन कलर में बोर्ड पे लिखा है ना इंस्क्रिप्शन। तो मान लो तुम तुम्हारे घर के नीचे कुछ खुदाई काम कर रहे हो और तुमको एक आधा इंस्क्रिप्शन मिल जाए, तो तुम्हारी बहुत हवा हो जाएगी, तुम्हारे घर पे सब न्यूज वाले आ जाएंगे। आपको क्या मान, आपको कैसे मिला? तुम बोलोगे मुझे तो रात में सपने में आया था और मैं फिर अपना घर खोदने लग गया और मुझे मिल गया। ठीक है, या फिर तुम्हारे घर पे तुमने खोदते खोदते क्या मालूम तुमको एक मटके में भर के सोने के सिक्के मिल गए, प्योर सोने के, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़। कितना भारी है भाई, लॉटरी लग रही है तुम्हें। और फिर सरकार आके बोलेंगे अब तुम ये सारा का सारा म्यूजियम में दे दो। ठीक है, तो तुमको कुछ नहीं देंगे, तुमको सिर्फ एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट देंगे कि वेरी गुड, शाबाश, और लेक्चर देंगे। तुम एक आधा ढापने की कोशिश करोगे? नहीं। एक आधा तो रखोगे ना खुद के पास, चार पांच तो रखते हैं लोग। आप जब लेंगे। लोगों को बहुत पुराने सिक्के भैया, मिलते हैं, बहुत पुराने, तो भैया, लोग कुछ थोड़ा थोड़ा सा अपने पास, खुद के पास भी संभाल के रखते हैं, ऐसे इसलिए फेंक देते। ध्यान से देखो। तो जो इंस्क्रिप्शन भैया मतलब समझ उसको रहा तो है तुमको? सरकार ओन ही नहीं कर सकती, क्योंकि कोयले के सिवाय जो भी तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा, वो वो तुम्हारा ही है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट। नहीं बेटा, मिनरल वेल्थ और हिडन रिसोर्सेस, हिडन ट्रेजर, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। मिनरल रिसोर्सेस मतलब अगर तुम्हारे घर के नीचे पेट्रोल निकल गया, तुमने ऑगी एंड द कॉकरोचेस में देखा था क्या? ऑगी के घर के नीचे पेट्रोल निकला था, ऑगी कितना माला माल हो हाँ गया था। भैया, वो देखा खोद रहा उसके था। घर में कितनी, हाँ उसके घर में कितनी मोटी मोटी पाइपलाइन बिछा दी थी, कितने ट्रक आ गए थे, कितने पैसे पैसे आ रहे थे उसके पास में, तेल बेच बेच भैया के पेट्रोल। वो झिंगुर लेकिन झिंगुर उधर रह नहीं पा रहे थे। हाँ हाँ, झिंगुर तो एकदम येड़ा हो गया था, इतना पैसा ऑगी की वजह से इतने पाइपलाइन बिछ गए थे झिंगुर के, वो तीनों कॉकरोचेस के घर में भी पाइपलाइन बिछ गई थी। लेकिन अगर इंडिया में ऐसा हुआ ना कि तुम्हारे घर के नीचे पेट्रोल डीजल निकल गया, तो सरकार आके तुम्हारा घर हटा देंगे और ले लेंगे पूरे पेट्रोल डीजल, तुमको देंगे ना रहने के लिए दूसरा घर। तुम बोलोगे मेरे को नहीं रहना, मेरे को यहाँ से रहना, सरकार बोलेंगे चुपचाप वो निकाल, भी नहीं डीजल हो जाए। भला ध्यान से देखो। देंगे ना तो भैया, पर अगर वो कोई तो भी, झूठ होता है। क्या होता है? झूठ होता है। हमारे घर के पास अगर हम कुछ इधर करें तो कभी पेट्रोल नहीं निकल सकता। कोयला तो निकल सकता है, सोना चांदी तो निकल सकता है, कभी किसी घर के नीचे हिडन ट्रेजर निकल सकता है। हमारे पता है महाराष्ट्र में भैया। कुछ वर्षों पहले हुआ था, एक फार्मर जब अपने खेत में बीज बोने के पहले नांगर नहीं कर रहा था, नांगर नहीं मतलब प्लोइंग कर रहा था, प्लो रहता है ना, प्लो, उससे मिट्टी पूरा खोद के निकाल रहा था। तो उसका प्लो एकदम से एक टन कंडीशी, एक मेटल आर्टिकल में अटका। उसने निकाला तो लोखंड का मटका निकला, पूरा लोहे से बना हुआ मटका, सील। उसको जब फोड़ा गया तो उसमें से पूरे सोने के सिक्के निकले, सारे के सारे। वो भैया मेरे पास करीब 200 साल, मैंने 200 ईयर पहले के सोने के सिक्के थे वो सारे के सारे। और उसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए थी, 12 करोड़। हाँ, नहीं पूरे वो मटके की 12 करोड़। तो फार्मर को कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला उसको, लेके चले गए सब, म्यूजियम में रख दिया सारा, ले जाके फंस गया सर, वो। पर अब हमने सरकार को बोला इसलिए कि हमारे घर के नीचे सोना चांदी मिला है तो फिर वो तुम्हारा, भैया, देखते अगर रहे। हम सरकार को हमने नहीं बोला कि हमारे घर के नीचे कि कोई सोना चांदी नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? और नहीं बोला तो कुछ काहे को करेंगे, उनको मालूम ही नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, अपना तो अपना फिर लेने का वो सुनेंगे। अमीर बन जाएंगे। भैया बताएंगे ही नहीं। बन जाएंगे। नहीं, पर आप जब तुम्हारे पास में बहुत सारा गोल्ड होता है ना, हाँ। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली गोल्ड आ गया तुम्हारे पास, हाँ। तो सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो ध्यान रखता है कि जो लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको उतना ही पैसा मिल रहा है क्या। मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है, उसकी सैलरी है महीने के 2 लाख रुपए, मतलब साल के कितने रुपए? अगर एक महीने के 2 लाख रुपए, तो एक साल में कितने? 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए। 24 लैक्स हो जाएंगे ना 12 मंथ्स के। तो लेकिन अगर उसके घर पे एक साल में 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 2 करोड़ रुपए, तो सरकार पूछताछ करेगी ना कि तुम्हारे पास इतना आ कहाँ से रहा है, पूछेगी नहीं सरकार? सरकार को कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, हम कितना खर्चा करते हैं, हम हमारे घर में कितना सामान लाते हैं, वो सब सरकार को समझता है, फोन पे गूगल पे यूज करते तो, यूपीआई यूज करते हैं तो।
भैया और अगर कैश हुई तो फिर सरकार को जनरली समझ नहीं आता है। लेकिन मान लो तुम किसी के, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के नीचे मान लो 10 करोड़ रुपए मिल गए, 10 करोड़ रुपए, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, पैसा डायरेक्ट 500 रुपए के नोट में मिल गया तुमको सारा, पैक पैक फ्रेश। नहीं तो तुम एक दिन अपने घर के बाहर गए और तुम्हारे घर के बाहर 5 करोड़ रुपए रखे हुए थे, स्टील बॉक्स, सुबह 6 बजे तुम घर के बाहर उठ के गए और एकदम रखे होते, तुम शॉक हो गए। तुम घर में लेके आए, इधर उधर देखा, पुलिस स्टेशन में बोलने की कोशिश की, पुलिस वाला बोला हम कुछ दे दिया है क्या, हम कुछ दे दे, आधा आधा कर लेते। तुम बोले जा कुछ नहीं, ऐसा मचक कर रहा था मैं, तुम आ गए घर पे, तुमने रख लिया पूरा। फिर तुमने वो स्पेंड करना चालू किया, वो तो कैश में था ना। अब तुमने सोचा इतना पैसा रख के क्या करे, ये तो खराब हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम क्या हम करते हैं, हम सोना लेके आ जाते, गोल्ड लेके आ जाते। तुम गोल्ड परचेस करने गए, तुम गोल्ड परचेस करने गए, तुमने 5 करोड़ में से 1 करोड़ का गोल्ड ले लिया। अब वो जो सोने वाला है जिससे तुमने गोल्ड लिया, तुम उसको कैश दोगे कि यूपीआई दोगे? तुमने कैश। उसको अगर, हाँ, तुमने अगर उसको कैश दी तो वो बोलेगा कि बाबा सरकार मेरे दुकान पे पूरा ध्यान रखती है, मैं होलसेल में कितना सोना खरीद के लाता हूँ और कितना बेचता हूँ और मेरा कितना प्रॉफिट होता है, मुझे सब बताना पड़ता है सरकार को। अगर मैंने छुपाया तो मेरी दुकान ही बंद कर देंगी सरकार। ऐसे रहता है। लेकिन सच्ची में बताओ क्या, वो भी, उसको भी तरीके मालूम है कि सरकार से कैसे बचना है, टैक्स से कैसे बचना है। तो वो भी घोल कर लेता है और वो भी कैश में ले लेता है और वो तुमको सोना दे देता है। हाँ, फिर लेकिन फिर जब तुम वो सोना, अब तुम वो सोना लाओगे, क्या सारा सोना खुद के घर पे ही रखोगे? नहीं। किधर रखोगे? फिर जमीन में दबा के रखोगे, बैंक में रखोगे ना। लॉकर तो में। बैंक में जब जाओगे, बैंक में इतना सोना रखते टाइम बैंक वाले पूछते हैं कि सोने की रिसीप्ट बताओ, तुमने इतना सोना खरीदा कहाँ से, इसकी रिसीप्ट बताओ। और तुमने तो सोनार के दुकान से, गोल्ड शॉप से, ज्वेलरी से सब कुछ कैश में खरीदा था, उसने तो तुमको रिसिप्ट ही नहीं दी थी, है ना? क्योंकि अगर वो रिसिप्ट अगर दी तो उस पर जीएसटी लगता है, उसको भी टैक्स भरना पड़ता है, तुमको भी टैक्स भरना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा टैक्स भरने से बचने के लिए उसने रिसिप्ट नहीं दिया, बैंक वालों ने पकड़ लिया तुमको। तुम्हें बोला नहीं नहीं मैं जा रहा घर पे, मेरे को दो। बैंक वाले बोले रिसिप्ट देखा, अब नहीं देंगे तुम। रिसिप्ट देखा, तुम फंस गए। ऐसे कुछ भी हो सकता है, बोलिए। ठीक है, कुछ भी होता है। घर में छुपा के रखा तो भैया फिर रिस्क अगर है। हमने वो पैसे खर्च किए ही नहीं तो? पैसे खर्च किए ही नहीं तो फिर उसकी कीमत खराब हो जाएगी बेटा। आज देखो, आज पेट्रोल कितने रुपए में आता है? 100 रुपए में आता है 1 लीटर पेट्रोल, 100 रुपीज का आता है। आज से 10 साल बाद 2035 में पेट्रोल 200 रुपए का रहेगा, 300 रुपए का रहेगा। तो आपके पास जो 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप 5 करोड़ रुपए में 5 लाख लीटर पेट्रोल आज ले सकते हो, 5 लाख लीटर। और अगर आप 10 साल तक उस पैसे को ऐसे ही संभाल के रखो और फिर खरीदने जाओ, तो आज आप 5 करोड़ रुपए में 5 लाख लीटर पेट्रोल ले सकते थे। 10 साल बाद उतने ही पैसे में आप 1 लाख लीटर पेट्रोल ले पाओगे। मतलब चीजें महंगे हो जाएंगी लेकिन आपके पास तो नोट उतने ही रहेंगे, बरोबर। और अगर आपने वो पैसा छुपा के रखा और सरकार ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया तो, आपको पता है बच्चों डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? नहीं डीमोनेटाइजेशन भैया। मतलब, सरकार क्या करती है, सरकार अचानक से बोलती है सरप्राइज सरप्राइज, जितने भी पुराने नोट है आज से वो बंद कर दिए जाते हैं। और आपको नए नोट लेने के लिए आपके सारे पुराने नोट आके बैंक में जमा करने पड़ेंगे, फिर आपको नए नोट मिलेंगे। और सरकार बोल देगी कि आज से 500 रुपए की नोट बंद, आज से 400 रुपए की नोट चालू। 400 रुपए की नोट होती है क्या? नहीं, पर सरकार निकाल लेगी न्यू नोट। और फिर आपको, आपके घर पे 5 करोड़ रुपए है ना, वो आपको बैंक में लेके जाने पड़ेंगे। वो 500 रुपए के नोट थे ना, आपको सब कुछ बैंक में जमा करना पड़ेगा और फिर बैंक आपको 5 करोड़ रुपए ही देगा, लेकिन 400 रुपए के नोट में देगा, न्यू नोट में। पुराने जमा कर लेगा, न्यू में देगा। और अगर आपने बैंक में नहीं दिया और आपने संभाल के रखा, तो सरकार 1 महीने का टाइम देगी कि सब लोग अपने पैसे बैंक में जमा करो और बैंक से नए नोट लेकर के जाओ, रिटर्न लेकर के जाओ। तो फिर जब आप नए ये अपने पैसे बदलने के लिए जाओगे, तब तो बैंक वालों को समझ जाएगा ना आपके पास कितना है। समझ रहा है क्या? तब गवर्नमेंट को समझ जाएगा आपके पास कितना है। और अगर आप डर के मारे लेके ही नहीं गए हो कि पकड़े जाएंगे, तो फिर 1 महीने बाद जब टाइम चले जाएगा तो सारा पैसा व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद। वो आप फिर उस 500 रुपए की नोट को सब्जी मंडी में लेके जाओ, कोई आपसे 500 रुपए लेके भी सब्जी खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो नोट ही बैन हो चुकी है। आप अमेरिका का डॉलर लेके इंडिया में कुरकुरे ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको इंडियन रुपीज चाहिए, इंडियन करेंसी नोट चाहिए। समझ रहा है क्या? तो ऐसे जब करते हैं। तो सोना लिया, देर आर वेरियस मेजर्स। नोट बैन हुई है तो फिर हम बोल सकते हैं ना कि हमने ये इतनी सेविंग्स की है करके ऐसा कुछ? हाँ, सेविंग्स की है ना, तो फिर वो आईटी डिपार्टमेंट आके पूछता है कि बताओ आपने इतनी सेविंग क्या की।
तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि देखो मैं मेरे पापा जॉब को जाते हैं, उनकी इतनी सैलरी। वो बोलेगा अच्छा आपके पापा 10 साल तक जॉब को गए, ठीक है, उन्होंने इतना इतना कमाया, फिर बचा हुआ। फिर आपने बोला मेरी मम्मी फार्मिंग करती है। वो पूछेंगे किधर है आपका फार्म, तो आप बोलोगे नहीं हमारे टेरेस पे ही हमने फार्मिंग करी, बहुत सारी सब्जियां हो गई और हमने बेच दी। ठीक है। तो वो बोलेंगे अच्छा बेटा हमको ये समझ रहे हो क्या। ठीक है। और फिर आपको सब कुछ बहुत सारे प्रूफ, जैसे रेड पिक्चर देखा है क्या आपने, है ना, तो ऐसे नहीं। रेड, हाँ रेड पिक्चर जैसा रेड पड़ती है फिर एकदम खतरनाक हो। पर आप टेंशन मत लो, ज्यादातर चीजें कैश में करके बच जाती। भैया हमने सोनार से वो रिसिप्ट क्यों नहीं ली? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके स्कूल में कैश लेते हैं फीस की फोन पे लेते हैं? भैया फोन दोनों पे लेते हैं। दोनों लेते फोन पे लेते हैं, जिन हैं। कुछ कुछ बच्चों की स्कूल ऐसी होती है उधर सिर्फ कैश में ही लेते हैं। ठीक है। वो वाली स्कूल में कुछ तो घोड़ घपला चालू होता है, वो स्कूल में कुछ तो बदमाशी चालू होती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है। फिर वो पकड़े जाते हैं कभी ना कभी तो, भगवान पकड़ लेता है कभी ना कभी, भगवान से ज्यादा कानून। चलो इधर आओ वापस। तुम बच्चों को ये समझ आ रहा है क्या, हम पढ़ रहे बंदर से इंसान बनने का इतिहास, अभी तो तुम बच्चे बंदर ही हो, ये चैप्टर ये बुक खत्म होते होते तुम इंसान बन जाओगे। देखो हमने देखा कि हमको इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से मालूम पड़े, तो एंशियंट ऑब्जेक्ट मालूम पड़ते हैं, भैया तुम्हारे के नीचे कोई मूर्ति मिल गई पुरानी, उससे मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद एक बताओ। भैया आपका आवाज हाँ, टूट टूट के आ रहा है। ओके, मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, क्या बाकी बच्चों को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ भैया भैया आ रहा है। ओके जी। क्लियर देखो है फिर मान लो अच्छा तुम क्या मुझे चाहोगे, एक डाउट है। तुम्हारे घर के नीचे 5 करोड़ रुपए के सोने के सिक्के निकल जाए, या तुम्हारे घर के नीचे बहुत प्राचीन किताब निकल जाए? भैया प्राचीन किताब। बेटा मैं तो 5 करोड़ रुपए ले लूंगा चुपचाप। ठीक है। प्राचीन। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बी ब्लंट, भैया मैं दोनों ही नहीं ज्यादा नहीं सोचना। लूंगी। वो इतनी प्राचीन किताब होगी कि आपको उसकी भाषा ही नहीं समझेगी, लेके क्या करोगे आप उसको, संभाल के क्या करोगे क्या पता। भैया ये बोल देंगे आपके पास बोलो है जी। तो हमारे घर के नीचे मिली है, हमारी जमीन है, पैसे दो। भला भैया उसके बाद देखो, बोलो बोलो। जो आपने बोला कि मतलब हमारे घर के नीचे वो सोना खरीदते लोग, तो देना पड़ता है, नहीं तो संभाल के रखा तो संभाल के भी रख सकते हैं। जो लोग दुबई से सोना लाते हैं वहां पे तो उनको तो वो भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ देखो, जो अब दुबई में थोड़ा सोना सस्ता मिलता है ना, तो इंडिया से बहुत सारे लोग एरोप्लेन में जाके दुबई जाते हैं और सोचते हैं वहां से सोना खरीद के लाएंगे। इंडिया में 1 लाख रुपए का मिलता है सोना, 10 ग्राम सोना इंडिया में 1 लाख का आता है, दुबई में 10 ग्राम सोना 50,000 में आता है, समझो आधे में, है ना। तो लोग सोचते हैं हम उधर जाएंगे उधर से खरीद के लाएंगे। तो जब हम दुबई वापस फ्लाइट से रिटर्न आते हैं ना, तो परचेज करके जो गोल्ड हम ला सकते हैं उसकी एक लिमिट होती है 20 ग्राम, 20 ग्राम सोना ही ला सकते हैं सिर्फ, तो 10 ग्राम उधर 50,000 का है, तो 20 ग्राम लाख रुपए का है। इतना ही, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे महंगा तो फ्लाइट का टिकट हो जाएगा। ठीक है। तो एक लिमिट होती है और एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग सोना छुपा के लाते हैं। अब वैसे तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मुझे तुमको बात नहीं बतानी चाहिए, पर मैं तुमको एक राज की बात बता रहा हूँ। मान लो तुम्हें सोना छुपा कर लाना है, तुमको बहुत सारा सोना छुपा कर लाना है, तो तुमको मैं एक निंजा टेक्निक सिखाता हूँ। मुझे सिखानी भैया फिर चाहिए भी क्या? मैं भी यूज करूंगी। तो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, पुलिस मुझे पकड़ के लेके चले जाएगी कि बच्चों को स्मगलिंग रिकॉर्डिंग सिखा रहे बंद करके बता दो। रिकॉर्डिंग अभी बंद कर दो, फिर बताओ और फिर चालू कर दो। बोल हो। नेटवर्क प्रॉब्लम। मिस्त्री के लिए सच में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ताकि जो बच्चा इसकी रिकॉर्डिंग देखे उसको इतना बुरा लगे कि क्यों मैंने उस दिन क्लास नहीं किया। बोलो। भैया तो मैंने कल और परसों एक एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ। ठीक है भैया, क्लास के एंडिंग के वक्त बता दूं? नहीं, आज रात आप 2 बजे मुझे फोन करो फिर आप बताना। भैया आज रात 2 बजे मैं दुबई जाने वाला हूँ। देखो जो सब बच्चे जो ध्यान से सुनो। तो ये जो सारी हाईलाइटेड चीजें ना एटिंग पार्टी, इतनी सारी चीज इतिहास का पता चलता है, हमको तो गानों से भी पता चलता है, गानों से इतिहास का पता। ठीक है। हाँ गानों में छुपा छुपा होता है इतिहास। ठीक है। कैसे? जैसे
अब जिस बच्चे को शिवाजी महाराज का नाम ही नहीं पता, लेकिन फिर भी उसने एक गाना सुना होगा, हमारे महाराष्ट्र में चलता है ये गाना। उस गाने का मैं कुछ स्टैंजा सुन के पढ़ाता हूँ, तुम स्टैंजा सुनाता हूँ मैं तुमको। वंदे मातरम जो गाना है ना, मराठी का जो गीत है उसमें का है, हिंदी में का जो गीत है, तो उसमें ऐसी एक लाइन आती है, देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था। सुना है क्या तुमने? मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पत्थर में आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। नहीं सुना है क्या तुमने ये? नहीं, आगे का सुना है? शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। सुना है कैसा? थोड़ा थोड़ा सुना होगा बचपन में तुमने। हाँ भैया। तो ऐसे भैया मैं गानों दो में मिनट हिस्सा है। कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? भैया भैया एक बार सुना है। सुना है, ओके, मैं तुम बच्चों को एक गाना भेजूंगा, मस्त गाना है, तुम सुनना जरा। अभी भैया मैं देखो, 2 मिनट हिस्ट्री एंड, कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? नहीं बेटा, तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मत करो बेटा कैमरा ऑफ, ध्यान से सुनो। भैया बोलो ताई। बोलो स्वरा, आपका माइक बंद है स्वरा। स्वरा, कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट, अभी आ रहा है भैया क्या? आवाज जा रही है भैया। भला भला सुनो, ठीक है, देखो बच्चों, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे इतिहास की। देखो, ये बैठे हैं मस्त पाई, चिंटू पिंटू खाना खाते हैं, और ये डोलू भोलू बबलू कंप्यूटर खेलते हैं। भैया ये कुछ हजार वर्षों में हम भैया यहाँ से यहाँ तक आ गए, बहुत ही तेजी से। इसमें एक इन्वेंशन जिसने हमारी बहुत मदद की, वो कौन है? फायर। कौन है? फायर फायर। फायर नहीं, हाँ, फ्री फायर नहीं, फायर। फायर ने हमको बहुत आगे ला लिया। ठीक है, आग के कारण हम जंगली जानवरों से बचने लग गए। जब शेर हमें मारने आता था, तो आग की मशाल जलाकर, मोगली देखा है ना, जंगल बुक देखी ना, आग के कारण, रक्त फूल के कारण शेर खान को भी मार डालते थे। ठीक है, शेर खान का गेम ओवर कर डालते थे डायरेक्ट, खल्लास। ठीक है, फिर बल्लू वगैरह मोगली सब नाचते रहते थे। उसके बाद में जब हमारे पास में फायर का इन्वेंशन आया ना, तो हम वाइल्ड एनिमल से बचने लग गए। जब हम बचने लग गए, हमारा सर्वाइवल रेट ज्यादा हो गया। सर्वाइवल रेट ज्यादा हो गया, तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चले गया, हमारी जनसंख्या बढ़ती चली गई। हमारी संख्या बढ़ती चली गई, तो हमने बड़े बड़े गांव बनाए, गांव भी हमको कम पड़ने लग गए, हमने बड़े बड़े शहर बनाना शुरू किए। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे गांव जाने के लिए बड़े बड़े रास्ते बनाना चालू कर दिए। हमने जंगली घोड़ों को पाल पाल के उनको पालतू घोड़ा बना दिया। हमने वाइल्ड बफेलो को पाल पाल के बफेलो, डोमेस्टिक बफेलो बना दिया। हमने गायों को पाल पाल के उनको डोमेस्टिकेट कर दिया। हमने बिल्लियों को और भेड़ियों को पाल पाल के, जंगली बिल्लियों को और भेड़ियों को पाल पाल के कुत्ता और बिल्ली बना दिया, पालतू जानवर बनाने लग गए। हमने पक्षियों को ट्रेनिंग देना चालू कर दी। पक्षियों से हम हमारी उनके पैर को चिट्ठी बांध के एक जगह से दूसरे जगह भेजा करते थे। पक्षियों से हम खबरें मंगा करते थे, उनकी बोली उनकी भाषा सीखा करते थे। और हम आधुनिक होने लग गए, फास्ट से हमारी बुद्धि का विकास बढ़ने लग गया। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास आग आ चुकी थी। आग क्या आ चुकी थी? आग, फायर। इट वॉज द इन्वेंशन ऑफ फायर जिसने कमाल कर दिया, कमाल, आग लगा दी, आग। ठीक है, देखो, अभी आर्कियोलॉजी का मतलब समझते हैं हम। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि जो बहुत प्राचीन समय में मानव सभ्यताएं रहती थी, या डायनासोर रहते थे, या क्या पता आज से 10,000 साल पहले धरती पर एलियन आए थे, उनके उन्होंने इंसानों को इतना होशियार बना दिया। बंदरों को उन्होंने सिखाया होशियार कैसे बनना, उन्होंने खेती बाड़ी सिखाई, उन्होंने फायर दी हमको, उन्होंने हमको वेपन्स दिए, उसकी वजह से हम इंसान बनना चालू हुए। और वो सिर्फ वो प्रक्रिया शुरू कराने आए कि हम बंदर से इंसान बन जाएंगे, और वो प्रोसेस शुरू करा के वो यहाँ से चले गए। क्या पता कोई आए होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि जितने भी बचे खुचे मानव और प्राणियों के अवशेष हैं, उनको निकालना, उनकी पढ़ाई लिखाई करना, और इतिहास में क्या क्या हुआ था उसके मदद से पता लगाना। आर्कियोलॉजिस्ट लोकेट, डिग आउट एंड स्टडी एंशिएंट रिमेन्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं ना बेटा, वो मिट्टी खोद के निकालते हैं पूरी की पूरी, और जो भी कुछ उनको मिट्टी के नीचे मिलता है उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई करके निकालते हैं, जिया वो। ठीक है, वो पता ही करके रहते हैं कि इतिहास में हुआ तो हुआ क्या था, उनको पता ही करने का रहता है। ठीक है,
और ऐसी खुदाई कुछ भी नहीं करते हो, जेसीबी लाके जेसीबी से खुदाई करती, खड़ 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 फोड़ दिया, सोने का मटका है फोड़ दिया, किसका कंकड़ है फोड़ दिया, ऐसे नहीं। सच एक्सकवेशंस आर डन वेरी केयरफुली, बड़े आराम से ऐसे एक्सकवेशन करे जाते हैं। अब मैं आप बच्चों को कुछ एक्सकवेशंस के फोटो बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, ये कुछ एक्सकवेशन है। अब इस एक्सकवेशन में जेसीबी इस्तेमाल हो रहा है क्या? हो रहा है ना? तो कतरी कतरी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे एक्सकवेशन जो बड़े ध्यान से, बड़े नाजुक हाथ से होते हैं। आप लोगों को दिख रहा है वो अंकल जी के हाथ में सिर्फ एक ब्रश है, ब्रश। उसके मदद से वो हल्के हाथ से धीरे धीरे पोंछ रहे हैं। क्या है वो पता है? वो डायनासोर का एग है, डायनासोर का अंडा, टूटा हुआ डायनासोर का अंडा, हजारों साल पहले का अंडा, जो फॉसिल हो चुका है। फॉसिल, फॉसिल बन गया मतलब वो अंडे का पत्थर बन गया, अंडे का पत्थर। फॉसिलाइज हो जाना मतलब आज से 2 करोड़ साल पहले अगर भरत गुरु हमारे धरती पर रहता था और किसी कारणवश वो पानी में डूब गया, चिखल में डूब गया वो, और वहां पर दब के वो फॉसिलाइज हो गया, मतलब भरत गुरु का पत्थर बन गया पूरा। तो कई वर्षों बाद जब हमको वो पत्थर मिला तो सब बोलने लग गए, कहीं ये पुराना एलियन तो नहीं था, कहीं ये पुराना कुछ तो नहीं था, क्या पुराने समय में करोड़ों साल पहले इंसान तो नहीं रहते थे जिन्होंने ये मूर्ति बनाई, जबकि वो फॉसिलाइज हो चुकी चीज है। अब ये देखो, इधर तो पूरा जेसीबी बीसीबी की खड़ा खुदाई चल रही है। लेकिन अब हम देखेंगे भैया आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। आवाज नहीं आ रहा है। भैया पर स्वरा इनको कैसे आप पता स्वरा कि वो आप लीव डायनासोर? जाके ज्वाइन करो। स्वरा आप एक बार भैया लीव करो और वापस ज्वाइन करो। भैया स्वरा एक बार लीव करो और वापस से ज्वाइन करो। ठीक है स्वरा, एक बार लीव करो और भैया ज्वाइन करो। आपका आवाज नहीं आ रहा भैया है। बोलो जी। भैया उनको कैसे पता लगा कि वो डायनासोर है? सर सर संस्कृति, रुको सर अभी अपना रुको रुको। देखो, ये एक्सकवेशन है बेटा, इन चीजों को बोलते हैं एक्सकवेशन। अब मैं तुम बच्चों के लिए बड़ा करके कैसे खिलाऊंगा? देखो, ये तो पूरा हमको एक गाँव ही मिल गया। ये वो पूरा का पूरा एक गांव मिल गया, उनके टॉयलेट बाथरूम मिल गए, उनके रूम मिल गए, दीवारें मिल गई उनकी, पूरा गांव मिल गया हमको नीचे। मंदिर मिल गए बड़े बड़े। ये देखो, ये तो हजारों साल पहले का मानव कंकाल मिल गया, उसको एकदम हल्के हाथ से बेटा, ब्रश से, जो ड्राइंग का ब्रश होता है ना, उस वाले ब्रश से हल्के हाथ से मिट्टी हटाते 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 उस कंकाल को निकालते हैं पूरा। देख रहे हो कैसे मिट्टी हलू 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 ब्रश के मदद से हटाते हैं पूरा। ठीक है, और देखो ये फिर ऐसा मिट्टी में गड़े हुए पूरे कंकाल मिलते हैं। सिर्फ इंसानों के ही कंकाल नहीं मिलते हमको, डायनासोर के कंकाल मिलते हैं, एकदम पुराने पुराने समय के, प्राचीन समय के हमको ये अवशेष वगैरह मिलते हैं। तुम बच्चे देखो, इसको ध्यान से देखो, मटके बिटके दिख रहे हैं क्या तुमको? मटके बिटके दिख रहे हैं? इधर मटके दिख रहे हैं, मेरा माउस जहाँ पे घूम रहा है। और तुम बच्चे एकदम लेफ्ट साइड में देखो, तुमको इंसानों की खोपड़ियाँ दिख रही होंगी, 2 4 खोपड़ियाँ तोड़ के रखी है। यहाँ पे हड्डियाँ दिख रही होंगी, दिख रहा है तुम बच्चों को? यहाँ पे देखो, ये इंसान की खोपड़ी दिख रही है, बीचों बीच देखो वो भैया जी बैठे हैं ना जिनका हाथ दिख रहा है, उसके बाजू में देखो, बीचों बीच सेंटर में इंसान के कंकाल दिख रहे हैं दबे हुए। तो ये क्या है? यहाँ पर ना भूकंप आ गया था, भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक, और सबके सब वही दब गए थे, पूरा घर उनके ऊपर गिर गया था, सारे के सारे वहां मर गए, और हजारों वर्षों में वहां पे मिट्टी जल गई, धूल धूल जम गई, और हम धीरे धीरे अर्थ मोटी होती चली गई, ऊपर आ गया रास्ता पूरा। तो जब खोद के निकालो तो ऐसे मिलेगा। इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तुमको करना है क्या ये बड़े होके? डायनासोर वायनासोर की हड्डियां ढूंढना, खजाना ढूंढना? गलती से टूट गया ना तो बहुत डांटते नहीं थे। भैया बोलने का नहीं, ऐसा हानि है ना। उधर ही एक जन नहीं रहता। देखो ये एक हमको, ये तुमने वो सुना है, ये क्या है? मैं तुम बच्चों के लिए थोड़े से आर्कियोलॉजी के इमेजेस खोलता हूँ ताकि तुमको भी देखने को थोड़ा मजा आए। वाह वाह वाह, आर्कियोलॉजी में बहुत मजा आता है करके। ये देखो, ये डायनासोर की हड्डी दिख रही है? सब बच्चों को दिख रही है सेंटर में डायनासोर की हड्डी? कैसा डायनासोर का मुंह निकाल रहा है पूरा का पूरा, उसके दांत दिख रहे हैं, खूंखार दांत दिख रहे हैं, मेरा माउस जहाँ पर हिल रहा है ऐसे भैया जूम। उसको बड़ा करो ना। पूरा करो उसको, 1 मिनट। देखो दिख रहा है क्या? 1 मिनट, अभी दिख रहा है? हाँ
और बड़ा करता हूँ, देखो दिख रहा है। यस भैया। और डायनासोर की हड्डी तोड़ने को। भैया जब हम किसी इंसान या डायनासोर की बॉडी निकाल के देखते हैं उसके बाद हमको कुछ अवार्ड मिलता है क्या? नहीं बेटा, तुमसे वो लेके म्यूजियम में रख देते और तुमको बोलते हैं वेरी गुड, ऐसे ही लगे रहो। सिर्फ और पैसे भी नहीं देते? अरे यार मैं तो नहीं करने वाली ऐसा। तुमको बहुत प्राचीन पुराने जगहों पे जाने मिलता है, तुमको सीक्रेट जगहों पर जाने मिलता है। तुमको ऐसे पिरामिड में अंदर एंट्री देते हैं। तुमको अजंता एलोरा की गुफाओं में सीक्रेट जगहों पे जहाँ पब्लिक को जाने नहीं देते वहां जाने देते हैं। तुमको हिमालय की गुफाओं में जाने देते हैं, तुमको एरोप्लेन में बिठा के अंटार्कटिका लेके जाते हैं, वहां पर तुमसे काम करवा के देते हैं और तुम्हें पैसे भी देते हैं काम करने के। कितने पैसे? जितना जितने अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट तुम हो और जितने बड़े हिस्ट्री के टीचर तुम हो उतने पैसे। 5 करोड़? 1 लाख से तो ऊपर हो गए ना भैया। हाँ काफी सारे देते 5 करोड़? हैं। और जो आर्कियोलॉजी में अच्छे होते हैं ना टीचर, भैया तो वो 5 करोड़? भी अच्छे होते हैं, तो वो एज ए टीचर का भी काम करते हैं। हिस्ट्री के टीचर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है। भैया मैं तुम बेटे बच्चों को दीजिए काम। हाँ भैया मुझे तो नहीं काम करने वाले टीचर में तो केप ऑफ आइडल बना। और भैया इसमें मतलब ये वियतनाम कंट्री में हम सोचिए। 2000 साल पहले का शिवलिंग मिला था। हम्म, ठीक है, ध्यान से देखो, अभी पिछले साल मिला था ये वियतनाम कंट्री में, 2000 ईयर्स ओल्ड, है ना। ये मिला था, दिखे ना भैया स्क्रीन पे। अ, वियतनाम में, यहाँ से बहुत दूर है वो कंट्री। बहुत दूर है वो, इंडिया के बाजू के बाजू के बाजू के बाजू के बाजू के बाजू के ऐसे बहुत दूर है। वहां पे मिला था। भैया मतलब पहले के जमाने में इंडिया बहुत इंडिया का एरिया बहुत बड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। समझ आ रहा है क्या पक्का? ठीक है। यस। तो आर्कियोलॉजी खतरी साइंस है। अब हम बेसिक थोड़ी सी जानकारी लिख करके ले लेंगे आर्कियोलॉजी के बारे में, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लिख कर ले लेंगे। सारे बच्चे पहले ये रेड कलर की लाइन लिख लो। तुमने एक चैप्टर का नाम लगाया, ह्यूमन हिस्ट्री, लगाया ना सब बच्चों ने? सब बच्चे ये रेड वाला लिख लो। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। जल्दी से नोट डाउन कर लो। सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग में से। सारे के सारे बच्चे, पीयूष भी, सब के सब कैमरा ऑन करो जल्दी से, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग में से। भैया मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। हाँ तब भी 2 मिनट को ऑन करो। सब बच्चे ऑन करो जल्दी से। सारे बच्चे कैमरा ऑन करो वरना मैं रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से। मैंने अभी एक बच्चे को रिमूव किया है, बाकी उनको करना है क्या? अंडरस्टैंड के आगे क्या है? पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। हो गया भैया। सर हो गया। हो गया भैया। सबका हो गया ना? अब ये ब्लू वाला लिख लो। द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। हमें जो सबूत मिले हैं, क्या वो सच है या झूठ है, क्या उसको देख करके हम इतिहास बता सकते हैं? मान लो इंडिया में हमको डायनासोर का कंकाल मिला जो कि सिर्फ 2000 साल पुराना है, तो क्या हम भैया पूरी दुनिया में जाके ब्लू बोलते हैं कलर डायनासोर 2000 साल पहले तक जिंदा था? भैया जो ब्लू कलर में दिया है वो लिखना है। हाँ जी। सगळ्या खिडक्या बंद करा।
अगर मैं खिडकी जवळ बसायला जमलं ना अ नाही ग खिडकीच्या रूम मध्ये बसायला जमलं ना ते वीज आणि असं. तो जल्दी लिख लो। हो गया भैया। हाँ हो गया हो गया भैया। सबका? ओके, ओके। विधि, आपको कोई डाउट है? हो गया भैया। क्या आपने बोला क्या हम जमीन में खोदते हैं तब फिर पानी में भी वैसे ही पड़ते हैं क्या? मतलब पानी के अंदर जाकर डाइविंग करके भी मतलब चीजें फाइंड आउट करते हैं क्या? हम्म। भैया बोलो जी। भैया जब मैं एक बार रामेश्वरम गई थी तब है ना हम बोट राइडिंग गए थे। उसके बाद जब मैं बोट से आ रही तब पानी के अंदर समुद्र के अंदर मुझे एक शिवलिंग दिखा था। हाँ जी, ये हो गया सबका? नहीं भैया। नहीं हुआ? लिखो जल्दी। हो गया भैया। ये सब लिख लो। एंशियंट ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, स्कल्पचर, पॉट, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेम्बर्ड। फिर आगे का बताता हूँ, इतना लिखो। ये एक पूरा सेंटेंस है, आगे कंटिन्यू होगा ये सेंटेंस। इतना लिख लो पहले जल्दी से सब बच्चे, प्लीज जल्दी लिखो। भैया एक लाइन छोड़ के। आगे बढ़े क्या? सबका हो गया? हाँ भैया। भैया। हाँ भैया हो गया। एक मिनट सर दो। हो गया भैया। यस जी, आर रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड के बाद आपको लिखना है ओवर मैनी जनरेशंस एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इधर तक लिखना है।
सर जी लिखना है। हाँ जी, उसी में कंटिन्यू में लिखना है बेटा, रिमेम्बर्ड के बाद में लिखना है। भैया जैसे आपने बोला कि लोग खुदाई करते हैं और फिर उनको कुछ तो भी मिलता है, तो फिर उनको कैसे पता चलता है कि ये इतने साल पुराना है, ये इतने साल पुराना है? मतलब एक बार वापस पूछना। मतलब आपने बोला क्या, तो कोई तो भी बोला ना नाम, वो खुदाई करते हैं और फिर उन्हें मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ देख, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कुछ मिलता है उनको, एंड देन हाउ दे डिस्कवर, मतलब उनको कैसे पता चलता है कि ये इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको दो टेक्निक बताता हूँ जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि कोई चीज़ कितने साल पुरानी है। वो 50,000 साल पुरानी है, कि वो 1 लाख साल पुरानी है, कि वो सीधा डायनासोर के समय की 4 करोड़ साल पुरानी है, कि वो अभी 200 साल पुरानी है। उनको कैसे पता चलता है? तो उनको जो पता चलता है उसके दो मेथड है। वन इज रिंग काउंटिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज कार्बन डेटिंग। देखो मैं आपको अभी एक दो मेथड का टेबल खोल के बताता हूँ, ठीक है? उस मेथड का नाम होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मेथड में, ये देखो हम आ गए डेटिंग मेथड में। कार्बन डेटिंग मेथड में हम कार्बन 14 नाम का एक एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं बेटा। इसके बारे में हम कुछ दिनों में पढ़ने ही वाले हैं वापस से। तो कार्बन 14 नाम का एक एलिमेंट यूज करते हैं, और उसका कितना अमाउंट किस में है, किसके शरीर में कितना है, उससे हम पता कर लेते हैं। देखो मैं आपको ऐसे बात बताता हूँ। आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2025। आज से 1,000 साल पहले, मतलब 1025 में, जो भी व्यक्ति रहा होगा, जो भी वुडन आर्टिकल रहा होगा, जो भी कुछ रहा होगा, उसके शरीर में कार्बन 14 समझो 50% है, 50%। तो अगर मैं और 1,000 साल पीछे चले जाऊँ, 1025 से और पीछे, सिर्फ 25 वाला साल, 0025 रहा होगा ना ऐसा भी, तो एक साल रहा होगा ना सच्ची में, 0025। तो इस वाले साल में कार्बन 14 का प्रोपोर्शन उस व्यक्ति के शरीर में 25% रहा होगा। आज किसी को, अगर मैं आपको पकड़ लूँ दी और मैं आपकी बॉडी का चेकअप कराऊँ, तो आपकी बॉडी में कार्बन 14, मान लो, पक्का नहीं है, मान लो कि 100% मिलेगा। तो 1,000 साल पहले आधा मिलेगा, उसके भी 1,000 साल पहले आधा मिलेगा, उसके भी 1,000 साल पहले उससे भी आधा मिलेगा। तो हर बार आधा 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 मिलेगा। तो मान लो अगर मुझे किसी में कार्बन 14 का प्रोपोर्शन मिलता है 0.0025, तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके, किस चीज को यूज करके, मैथ्स को यूज करके, ये बात पता कर सकता हूँ कि उसमें वो चीज कितने साल पुरानी है। हाउ मच ओल्ड इज दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है? हाउ मच ओल्ड इज दैट ऑब्जेक्ट, ये मैं पता कर सकता हूँ बेटा। राइट, ये जो टेक्निक है इसको ही हम बोलते हैं कार्बन 14 वाली मेथड। ठीक है? हम इससे डायनासोर की हड्डी कितनी पुरानी है, शिवाजी महाराज कितने पहले रहते थे, कोई हमको डायमंड मिल गया, वो कितना पुराना है, कोहिनूर का हीरा कितना पुराना है, हमको मोहनजोदारो और हड़प्पा मिल गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गई, वो कितना पुराना है, ब्रिटिशर्स के टाइम की कोई बंदूक मिल गई, वो बंदूक कितनी पुरानी है, हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं कोई कितना पुराना है। ये एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है? हर चीज के अंदर कार्बन 14 होता है, हर चीज के अंदर। आपके पास में खोखा रखा हुआ है, चटाई रखी हुई है, कुर्सी पे आप बैठे हो, आपके हेयर क्लिप है, आपका पेन है, उस पेन की इंक है, हर चीज में कार्बन 14 होता है। ठीक है? दुनिया भर के ऑलमोस्ट, सभी नहीं, ऑलमोस्ट हर चीजों में कार्बन 14 होता है बेटा। पत्थर में नहीं होता, लेकिन पत्थर में नहीं होता। तो हम पत्थर की उम्र नहीं बता सकते। रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर कितना पुराना है, 40 करोड़ साल पुराना है, 2 करोड़ साल पुराना है, 1 लाख साल पुराना है, हम नहीं बता सकते। पत्थरों की उम्र नहीं बता सकते। लेकिन जिस भी चीज में कार्बन 14 होता है, और वो हर चीज जो प्लांट या एनिमल से आती है, जैसे शर्ट, अपन कपड़े पहने हुए हैं सब बच्चे भी, है ना? ठीक है? ये कॉटन से बनता है, कॉटन से, कॉटन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो प्लांट के अंदर कार्बन 14 है, तो कॉटन के अंदर भी कार्बन 14 है, तो कपड़े के अंदर भी कार्बन 14 है। तो हमारा ये शर्ट जिस कॉटन से बना है, वो कॉटन कितना पुराना है, वो प्लांट कितना पुराना है, हम बता सकते हैं। और ऐसे तो होता नहीं है कपड़ों के बारे में कि 100 साल पुराने कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। अभी अभी के ताजा 5 साल 10 साल पहले का जो कॉटन होता है, उसको खेत में से निकाल के उससे ही कपड़े बनाए जाते हैं ना, फ्रेश कॉटन से। तो अगर 2000, अगर मैं इस शर्ट को कार्बन डेटिंग वाले, मेरे शर्ट को कार्बन डेटिंग के मशीन में डाल दो और ये बताए 2011, तो क्या ये मेरा शर्ट 2011 का है? नहीं, ये जिस कॉटन से बना है वो कॉटन 2011 में उगा था। समझ आ रहा है तुमको? सोच लो, सच्ची में तुम्हें समझ आ रहा है?
तो ये कार्बन 14 की मेथड है। ये भी सब कुछ तरीके से इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये काफी हद तक मदद कर देती है हमको। इससे हम सारे दुनिया भर के वुडन आर्टिकल, प्लांट्स की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, कोई चीज कितनी पुरानी है ये हम ढूंढ सकते हैं। बच्चों, तुमको बात समझ आ रही है क्या? तो वो एक निंजा टेक्निक हम बाद में पढ़ेंगे वापस से कुछ दिनों बाद, लेकिन फिलहाल मैंने वापस एक बार बताया। और किसी को अगर ऐसे मजेदार डाउट आए तो जरूर पूछा करो। बहुत मस्त डाउट पूछा था मैंने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उनका ध्यान रहता है क्लास में, ये मुझे समझ आता है। ठीक है, ओके। सब बच्चे ध्यान से देखो, फिर हम बात करते हैं। लिखना नहीं है, बस आपको सुनना है। एक बहुत मस्त लाइन लिखी है। एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज इट्स ओन हिस्ट्री। हर गांव का, शहर का, जिले का, राज्य का और देश का अपना खुद का एक बड़ा सारा इतिहास होता है। सिमिलरली द अर्थ, सिमिलरली ये पृथ्वी, इसके पहाड़, इसकी नदियाँ, इसके झरने, इसके तालाब, इसके प्राणी, इसके पशु, इसके मानव, इनका भी एक अपना ही इतिहास होता है। जैसे हर गांव का, शहर का, जिले का, राज्य का, देश का अपना एक इतिहास होता है, वैसे ही इस धरती का, इसके पर्वतों का, इसके पानी का, इसके नहरों का, इसके तालाबों का, इसके इसके ऊपर रहने वाले प्राणियों का, पशुओं का, पेड़ पौधों का भी एक अपना खुद का इतिहास होता है। ठीक है, अब वो इतिहास पढ़ना बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आप बच्चे इस चैप्टर की एक लास्ट लाइन लिखना, कुछ लास्ट लाइनें लिखना। ये ऑरेंज वाली लाइन लिखना। एक मिनट है बच्चों। आप सभी बच्चे ये ब्लू कलर वाला लिखना। दिख रहा है ब्लू कलर? उसको पिंक करूँ क्या? पिंक कलर दिख रहा है? हाँ, वो पिंक कलर वाला लिख लो सब बच्चे। द साइंस दैट स्टडीज पास्ट कल्चर्स विद द हेल्प ऑफ एंशियंट रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। सारे बच्चे प्लीज इसको लिख लो। वो विज्ञान जो साइंटिफिक टेक्निक के मदद से पुराने और प्राचीन जमाने के अवशेषों और चीजों की स्टडी करता है, उस साइंस को कहते हैं आर्कियोलॉजी। भैया हो सर हो गया। हाँ जी, हो गया जी। अब बच्चों, आपको आर्कियोलॉजिस्ट काम क्या करता है? ढूंढता है, लोकेट, कहाँ पे खजाना मिल सकता है, इस जगह को ढूंढता है। तुमने डोरेमोन की वो मूवी देखी है जिसमें डोरेमोन नोबिता को बोलता है, एक नक्शा निकाल के देता है और बोलता है कि अगर तुमने इस पे सही सही, एक एक डोरेमोन है ना, पूरी दुनिया का एक नक्शा निकालता है और नोबिता के हाथ में एक पॉइंट देता है और वो बोलता है कि अगर इस नक्शे पे ये पॉइंटर ऐसी जगह पर रह गया जहाँ जिस जगह पर खजाना है, तो ये पॉइंटर बीप 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 आवाज देने लगेगा। और नोबिता बोलता है ठीक है, हम डोरेमोन बोलता है इसमें कितना बड़ा नक्शा है, सब पॉइंट मुझे दिख रहा मिलेगा उसका चार्ट। भैया आपकी और आवाज नोबिता टूट जैसे ही करता भैया है आपकी वैसे आवाज सारे भैया आपकी आवाज टूट टूट के आ रही। और डोरेमोन एकदम हैरान होता है। और डोरेमोन बोलता है अभी तो ढूंढना पड़ेगा। फिर डोरेमोन और नोबिता वो खजाना ढूंढने निकलते, ट्रेजर ढूंढने निकलते। तुमने देखा है वो? नहीं देखा? देखा है? देखो वो तुमको टीवी पे। देखो,
अरे इसको मैं पीछे खींच जाऊँ। डोरेमोन ने बहुत खतरी चीज की थी। फिर डोरेमोन और नोबिता उधर खजाना ढूंढने जाते हैं, और उधर जाके उनको एक ऐसा साइंटिस्ट मिलता है जो अलग अलग प्राणियों पर क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और अलग अलग प्राणी मिक्स कर दे रहा है। उड़ने वाला घोड़ा बना रहा है, दौड़ने वाला शेर बना रहा है, पानी पानी में स्विमिंग करने वाला टाइगर बना रहा है, जमीन पे चलने वाली डॉल्फिन बना रहा है, ऐसे कुछ भी बना रहा है, ऐसा उनको मिलता है। और फिर डोरेमोन और नोबिता उस दुष्ट साइंटिस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। देखा है तुमने? नहीं देखा है वो? तुमने डोरेमोन वाले पिक्चर नहीं देखे? लिटिल स्टार वॉर्स देखा है कि नहीं देखा है? यार मैं तुमको पिक्चर ही बताता था। तुम सब बच्चे कर दो, फिर मैं एक से चार आना। आज बताओ, लगे पिक्चर बताओ। भैया आज बता। एक बार ये अंकल ना मुंबई चले गए, थोड़ा ट्यूशन की खरीदी करनी है, बुक्स वगैरह, इसलिए गए। वो आते ही कैमरा लगेगा, और लगते ही फिर अपन मस्त रोज रोज 6 घंटा पिक्चर देखेंगे। दो भैया घंटा डोरेमोन, 2 घंटा ऑगी, 2 घंटा टॉम एंड जेरी। भैया आज ही तो ना। आज बताओ, डोरेमोन मूवी, ट्रेजर आइलैंड। तुमने ये नहीं देखा है? फुल मूवी इन हिंदी। घर पे देखोगे? भेजो तुमको होमवर्क। होमवर्क। घर पे फोन नहीं मिलता क्या? इधर टीवी पे मजा आता है देखने को। ये जूम हो जाता है। मैं उस पे ये लगाता हूँ, नोबिता फाइंड्स ट्रेजर। नहीं, ये मैंने देखा है 10 साल पहले, पर मुझे ध्यान है सब। 10 नहीं, ये मैंने देखा है, मैं तुम्हारे जितना। तुम अभी कितने, तुम अभी बच्चे कितने साल के हो? 11, 12, 13, 12 और 13 साल के हो। तो भैया मैंने मैं ये 11 5 साल पहले वाली देखा हूँ। है। मैं तुम्हारे जितना था, फिफ्थ सिक्स में, तब देखा करता था ये। तो कहीं टीवी था क्या? देखना अच्छे से, बोर्ड पे लगा कर अच्छे से। तुम को आर्कियोलॉजी करनी है डोरेमोन में? ये आर्कियोलॉजी करने का हमको, खोपड़ी निकालोगे तुम नोबिता की। हाँ तुम बच्चे डोरेमोन नहीं देखते हो? तुम्हारा दिन कैसे कटता है? मतलब तुम अभी छुट्टियों में क्या क्या? भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया। क्या मेरा आवाज अब आ रहा है? चेक करो। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है? भैया आवाज। स्केलेटन वाला करना है तुमको? तुम बच्चे आजकल तुम डोरेमोन नहीं देखते हो? कौन कौन देखता है तुम में से डोरेमोन? 2 जन देखते हैं बस। ऑनलाइन में कोई नहीं देखता डोरेमोन? फिर पेपा पिग देखते हो क्या? नहीं। फिर कौन सा कार्टून देखते हो आजकल? शिनचैन देखते हो क्या? कौन कौन शिनचैन देखता है? शिनचैन देखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ऑनलाइन में भी बहुत सारे शिनचैन देखते हैं क्या? तो मैं तुमको शिनचैन की मूवी देखी तुमने? शिनचैन बंगल इन द जंगल देखी? नहीं पूरी भैया देखी? नहीं। दो न्यू भैया मूवी आई, देखी। हाँ बंगल इन द जंगल देखना, तुम भैया। हंस टेढ़े हो जाएंगे। पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे, हंसने कंट्रोल होगा, रोते रोते हंस हंस। कभी जब बहुत भैया ज्यादा हंसते हो तो लगाना आंखों में पानी प्लीज। आने चालू हो जाता है ना, ऐसे हंस हंस के एड़े हो जाओगे। तो शिनचैन बंगल इन द जंगल, 1, 2 दिन का भैया इंतजार करो बस, हंसना उसमें है। कैमरा लग गया ना, मजा कर लेंगे हम। 1, 2 दिन रुक जाओ। भैया हम मोबाइल पे देखेंगे, आप हमें लिंक सेंड करो। होमवर्क दे दूं क्या? ज्यादा फोन पे करना। हाँ भैया। मजाक कर रहा हूँ, होमवर्क नहीं दूंगा डोरेमोन मैं। वाली भी मैं सेंड तुम कर दो अभी और छुट्टी है सिंचन ना। वाले भी सेंड कर दो। नहीं,
अच्छा बच्चों, देखो आर्कियोलॉजिस्ट लोग कौन से क्वेश्चन का पता लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। टू विच पीरियड डू द रिमेन्स बिलोंग, कौन से सदी के अवशेष है ये भरत गुरु की जो खोपड़ी मिली है ये कितने वर्षों पुरानी है? क्या ये प्राचीन काल की है, या डायनासोर के काल की है, या अभी शिवाजी महाराज के काल की है, या बाबर के काल की है, कौन से काल की है? टू विच सिविलाइजेशन डू द रिमेन्स बिलोंग, ये भारतीय सभ्यता का अवशेष है या ग्रीस सभ्यता से? कहीं भरत गुरु ग्रीस कंट्री से तो यहाँ नहीं आया था, कहीं भरत गुरु इजिप्ट में तो नहीं रहता था, कहीं भरत गुरु चाइनीज तो नहीं था। भरत गुरु कौन से कंट्री का था, कौन से सभ्यता का था, ये पता लगाना। व्हाट वाज द डेली लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट सिविलाइजेशन लाइक, भरत गुरु के कबीले में ज्यादातर लोगों का दिनचर्या कैसे रहता था? लोग कितने घंटे डोरेमोन देखते थे, कितने घंटे तक ब्रश करते थे, क्या दिन में 2 टाइम ब्रश करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है, ये सब कुछ पता लगाना। मतलब वो लोग शिकार में क्या खाते थे, आम का रस या मैंगो का जूस? दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ पता लगाना एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डिड दोज पीपल हैव विद द पीपल ऑफ अनदर सिविलाइजेशन, उन लोगों का क्या संबंध था दूसरे सभ्यताओं के लोगों से? भारत के लोग इजिप्ट के लोगों से बातचीत करते थे क्या? पत्र व्यवहार करते थे क्या? नैया में बैठ के सैया होके उधर चले जाते थे क्या? क्या ग्रीस के लोग आक्रमण करने भारत देश पर आते थे क्या? कि चाइना के लोग मंगोलिया में आक्रमण करते थे क्या? ऐसे सवालों का जवाब निकालना, और ऐसे सवालों का सही जवाब ढूंढने के लिए तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे पैसे। एक आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं बहुत सारे पैसे। ओके, इन व्हाट वेज डिड दे मेक यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस इन देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू मीट देयर ओन नीड्स, भरत गुरु के आसपास में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस थे, तालाब थे, नदियां थी, पेड़ थे, पौधे थे, मिनरल्स थे, कोयला था, भरत गुरु उन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे किया करता था अपने सभ्यताओं को, अपने कबीले को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए? समझ आ रहा है तुमको? तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ कर निकालते हैं। बरोबर? ठीक है, तुम सारे बच्चे ये सारे क्वेश्चन लिखोगे फटाफट, और ऊपर का लिखोगे व्हाइल स्टडिंग द एंशिएंट रिमेन्स, ऊपर जो लिखा है ना मैंने, ऊपर जो ग्रीन कलर में लिखा है ना वो भी लिखना है, और फिर नीचे वाला लिखना है। जल्दी से लिख लो सारे बच्चे, जल्दी से लिख लो सारे बच्चे, फास्ट फास्ट, क्विक क्विक, नहीं तो तुम्हारे घर पे शिनचैन को भेज दूंगा। तुमको गाना लर्न है क्या? पागल ये पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, तो कर देता है ना सबको। मेरा नाम ही शिनचैन है, मैं शरारत करा, बड़ी मुश्किल नहीं पड़ी। लर्न है क्या तुमको? हाँ मेरा तो भैया। सब 10 साल। और कौन से कार्टून देखते हो तुम? छोटा भीम देखते हो क्या कोई? भैया पहले ये छोटा ग्रीन भीम वाला भी देखते। लिखना है क्या? हाँ जी, ग्रीन वाला लिखना है, फिर पिंक वाला लिखना है। शंभू इकडे, हे बघ काय दाखवताय सर. ए शंभू, आमचे सर बघ कार्टून दाखवताय, कार्टून. आमचे सर शंभू ये कार्टून दाखवते पटकन इकडे. कार्टून दाखवतोय, कार्टून ये पटकन शंभू। तुमको एक्शन का में पता है क्या? एक्शन का में शिनचैन में रहता है, हाँ भैया. बुरी बुरी रहता है, बुरी मसाओ। भैया मैं शिनचैन कार्टून में सबसे बड़ा सीखती. बच्चा कौन है? शिनचैन में सबसे रोने वाला बच्चा कौन है? मसाओ। और सबसे होशियार बच्चा कौन है? पजामा. कसाबे। कजामा कजामा। कसाबे उसमें नहीं क्या, शिनचैन में नहीं है? नहीं और भैया. सबसे शांत बच्चा कौन है? वो। वो. देखा है क्या? उसके नाक पे शेम्बूड लटकते रहते हैं। हाँ. वो चैन। और सबसे खूंखार कौन है? नैनी। नैनी. है ना, नैनी नैनी। और सबसे येड़ा कौन है? शिनचैन। शिनचैन के का नाम क्या है? बताओ तुमको। क्या? शीरो। शीरो शीरो शिनचैन के कुत्ते का नाम। और शिनचैन की मम्मी का नाम क्या है? मिर्ची. क्या बोलते हैं उनको उस कार्टून में? मिसेस नुहारा, है ना? और शिनचैन के पापा को क्या बोलते हैं? हिरोशी. हैरी। ये बोलते हैं ना, है ना, हैरी जी बोलते हैं ना। हिरोशी बोलते। और शिनचैन की बहन का नाम क्या है? हिमावारी. हिमावारी।
यही डाल दूं क्या ट्यूशन के पेपर में? सब एक पेपर करेंगे, भैया आप आपकी आवाज कट कट के आ रही है। भैया आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेन 10 हमारे जमाने का सबसे खतरनाक कार्टून, सबसे बेस्ट। हम जतरा में जाके बेन 10 की गाड़ी लेते रहते थे, हाथ पे लगा के चक्री मारते रहते थे एक दूसरे को। वो भी आता है क्या, फिनियस एंड फर्ब? बहुत बढ़िया है वो, उसमें नई नई चीजें बनाते हैं। उस कार्टून को देख के बच्चे बड़े होशियार बन जाते हैं। उस कार्टून को देख के तुम इंजीनियर बन जाओगे, इंजीनियर, फिनियस एंड फर्ब देख के। भैया लिंक भेज दो। सबके सारे कार्टून भैया देखो। हमें लिंक दे दो, हम हम कल आपको इंजीनियर बन के दिखाएंगे। ओहो, सभी इंजीनियर बन जाएंगे क्या? कहाँ? और एक टीवी सीरियल है यंग शेल्डन, उसको देख के तुम्हें मन होगा बहुत होशियार बनने का। वो नेटफ्लिक्स पे आती है, यंग शेल्डन। तुम्हारी इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। निंजा हथौड़ी देखते हो क्या तुम? हाँ। देखते हो? और परमैन देखते हो क्या, परमैन? नहीं। निंजा हथौड़ी के कुत्ते का नाम क्या है? शिशिमारू। शिशिमारू। और उस लड़के का क्या नाम है जिसके घर में निंजा हथौड़ी रहता है? केनिची। और निंजा हथौड़ी के छोटे भाई का नाम क्या है, जो रोते रहता है दिन भर तुम्हारे जैसे? शिंजो। जो होमवर्क नहीं करता है, रोते रहता है। भैया एसएसटी का पीरियड। नहीं बेटा, ये साइंस में ही है। हिस्ट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। ये हाँ, हो गया सबका? सबका हो गया, चले आगे। नहीं भैया सब लास्ट 1 मिनट, खुद ही नहीं जल्दी मैच लिखो, चला। लास्ट 1 मिनट, जल्दी लिखो। और भैया मैच तो नहीं भैया 2 मिनट। ऑगी के भाई का नाम क्या है? जय। और ऑगी के पड़ोसी का नाम? बॉब। बॉब। और डेंजर एंड बॉब, वो जानता ऑगी को। फिर ऑगी के घर में रहने वाले 3 कॉकरोचेस का नाम क्या है? जगन मगन गगन। अभी अभी वाले, अरे यार पहले कुछ और ही नाम थे, अभी ये नाम बदल के झगन मगन भैया गगन कर देते हैं। जॉन और कुछ तो भी था, जॉन और कुछ। पहले एक झिंगुर था। सर्किट था एक का नाम। जैक क्या बोलता है, जैक कैसा डायलॉग बोलता है ऑगी में? हैंड लर्न पंप कर। का डालूंगा 2.5 किलो का हाथ। तोड़ भैया दूंगा, तो फोड़ दूंगा सब। डालूंगा, वो डालूंगा। हम्म। और बॉब क्या बोलता है, बॉब? डाकी टिकट। ढाकी टिकी ढा। तुम बच्चों ने रिची रिच देखा है, कार्टून रिची रिच? किसी बच्चे ने देखा है? पॉपॉय द सेलर मैन? नहीं देखा है? पॉपॉय द सेलर मैन में वो पालक खा के एकदम शक्तिशाली बन जाता था, फिर वो विलन को हटा देता था। नहीं क्या, रिची रिच में तो बहुत रिच था वो अपने पैसों से बुरे बदमाशों को हरा देता था। हो गया भैया। तुमने वो मूवी देखी क्या, होम अलोन, जिसमें छोटा बच्चा घर पे अकेला रह जाता है, तो उसके घर पे एक बदमाश हाँ आते हैं, हाँ बदमाश हाँ नजर भैया। लगा देता है। हाँ होम भैया। अलोन, मस्त मूवी है।
तुमने नार्निया देखी है बच्चों ने? नार्निया। यार फिर तुम होशियारी हो गया अगर तुमने मूवीज नहीं देखी। मैंने बचपन में इतनी मूवीज देखी, इतनी मूवीज देखी, दिन भर मूवीज देखा। मैंने सब कुछ मूवीज से ही सीख लिया। भैया आपको इतनी मूवीज कैसे पता? मैं देखते ही रहता था बेटा। आंटी दिखाते रहते थे बहुत सारे। वेस्टर्न मूवीज लाते थे, हॉलीवुड की मूवीज लाते फिर थे, आपकी बॉलीवुड की। आंखें नहीं दर्द करते थे क्या? नहीं बेटा, मैं तो एकदम पास में से बैठता था टीवी के। भैया आपकी ना कौन देना क्या करता पसंद था। है, हॉलीवुड बॉलीवुड या फिर वेस्टर्न या फिर इंडियन, ऐसे कौन सी? हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड। मुझे ऐसे जो अच्छी अच्छी मूवीज होती है, थॉटफुल, वो मूवीज बड़ी पसंद है जिसमें मुझे से तो कुछ मेरी सीखने। मम्मी मोबाइल लेते ही बोल देती है कि मोबाइल क्यों लिया हाथ में, बस 1 घंटा मोबाइल देखने का, मोबाइल बाकी मोबाइल ही नहीं देखने का। मोबाइल नहीं देखना। मैं तो जब 12th स्टैंडर्ड में आया तब तक मेरे पास फोन नहीं था। मोबाइल था ही नहीं। हमारे घर पे भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं। फिर आप टीवी देख फिर कैसे देखते थे? टीवी टीवी पे देखता था। और हमारे जमाने में एक चीज रहती थी, उसको बोलते थे डीवीडी। डीवीडी ऐसा बटन दबा के खुलती थी, उसमें सीडी रखनी पड़ती थी और फिर अंदर जाती थी सीडी। फिर वो कॉम्पैक्ट डिस्क रहती थी सीडी, वो गोल गोल हाँ घूमती थी और टीवी पे मूवी दिखता था। सीडी एक एक पिक्चर 100 रुपए का आता था हाँ सीडी भैया। में। ऐसे या 4 पिक्चर 100 रुपए में ऐसे आते थे सीडी के अंदर, कॉम्पैक्ट डिस्क में। मैं लाता था, बहुत पिक्चर देखे मैंने, बहुत। तुमने जो जंतरम मंतरम देखा है? यार तुमने सब भारी भारी पिक्चर ही नहीं लगे हैं, तुम क्या देखे? इतने बढ़िया बढ़िया पिक्चर थे, एक पे एक, इतने बढ़िया बढ़िया। तुम नमूने पेपा पिग देखते रह गए। ये हो गया सबका। नहीं भैया लास्ट क्वेश्चन। शिनचैन के मूवीज नहीं देखे, बेंटेन के मूवीज नहीं देखे, डोरेमोन के मूवीज नहीं देखे, फिर क्या करें? कौन देख रहे थे भैया बच्चे यूट्यूब आज पे शॉर्ट? रात का आप ट्रांसफॉर्मर सारे देखे सेंड तुमने कर कभी? दो, फिर हम सारे देखते बैठेंगे रात भर। हाँ, देखा करो, देखता करो। इससे भैया क्रिएटिविटी बढ़ती है उनकी बहुत सारी। यस आदमी की भेजता हूँ तुमको। भैया आज रात को आप सारे सेंड कर दो, हम रात भर सारे मूवी देख लेंगे आप जो बोले थे वो। हॉलीडे होमवर्क भेजोगे तुमको, रोज 6 घंटे पिक्चर देखो। पेरेंट्स तुमको और मेरे को धक्के देंगे। तुम तो अपने मम्मी पापा के खाओगे पटके, मैं तो सारे मम्मी पापा के खाऊंगा पटके। नहीं भैया, हम बोल देंगे भैया ने हमें सेंड किया था क्योंकि हमें उतना नॉलेज चाहिए इसलिए। तो मम्मी बोलेंगी पहले मैं भैया को पटके देगी आती, फिर तू झटके दे। नहीं बोलती भैया, आप सारे लिंक सेंड कर दो, हम रात भर देखते बैठेंगे। भैया आपके नाम पे सब कुछ देख सकते हैं। नको नको, तुम पे मिसयूज कर। चलो सब बच्चे अभी लिखो। हाँ हम्म। सारे बच्चे हैं ना? ये वाला लिखो। भैया एक ये वाला सेकंड बॉक्स पीछे। लिख रहे हो, ये वाला बॉक्स। नहीं, अभी अभी थोड़ा सा जगह छोड़ दो बेटा और ये वाला बॉक्स डाउन करो और इस बॉक्स की हेडिंग आना, इम्पोर्ट इवेंट्स इन द कौन छत्रपति सा शिवाजी भैया? महाराज। भैया वो फर्स्ट वर्ड क्यों लिखा है? वो फर्स्ट वर्ड बर्थ है बेटा। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ। भैया 15 साल एक बाद सेकंड पीछे। उन्होंने शपथ ली हाँ, कि हिंदवी स्वराज्य स्थापित करेंगे। 1674 में, भैया क्या लिखना 44 वर्ष में उनका कोरोनेशन हुआ। मतलब उनको हिंदू बादशाही राजा घोषित किया गया, भारत का 1000 के बाद हिंदू राजा। और अगले युद्ध में उन्होंने असंख्य लड़ाई की और 1880 में उनका स्वर्गवास हुआ। ये बॉक्स सब जन जन टाइम प्रोग्रेस, हिस्ट्री प्रोग्रेस बेटा। समय आगे बढ़ते रहता है, समय किसी के भी लिए नहीं रुकता है।
और क्या लिखना है? ये बॉक्स लिखना है बेटा। भैया सेकंड पीछे का पेज बताओ ना जिसमें लिखना था वो। 1 मिनट बेटा रुको। हो गया भैया? हाँ नहीं जी। हुआ भैया? नहीं भाई, नहीं भैया। हो गया बेटा। नहीं नहीं तुम बच्चों भैया। को याद रहेगा कोरोनेशन मतलब क्या होता है? नहीं, कोरोनेशन मतलब राज्य अभिषेक। शिवाजी महाराज का फोटो देखा है तुमने, जब वो दरबार में बैठे और सब लोग सामने खड़े हैं उनके, देखे? हाँ भैया। अब तुमने छावा मूवी में मैंने तुमको दिखाया था ना, संभाजी महाराज का कोरोनेशन, राज्याभिषेक, जब वो सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनेशन। ध्यान रखना, ये 6 जून को रहता है हर साल। 6 जून को अपन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक मनाते हैं। अभी आने वाला है ये दिन, है ना? 20-22 दिनों में आने वाला है, नवंबर में नहीं। भैया छत्रपति बोलिए संभाजी बेटा। महाराज का राज्याभिषेक किस दिन को हुआ था? उनका डेट? नहीं है। भैया एक सेकंड उनको अपन पीछे देखो। का पेज बताओ ना। वो मैं थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई ना तो हुआ नहीं। आप रिकॉर्डिंग में करना बेटा। कैमरा ऑफ कर सकती हूँ क्या? ओके। आज संभाजी महाराज की जन्म तिथि है, 16 जनवरी 1681 को उनका हुआ था राज्याभिषेक। भैया हो गया लिख के। हाँ जी। भैया आप वो चार्ट दिखा सकते हो क्या 2 मिनट? बोली तुमने
एक ही बच्चे ने बोली। बहुत ही बढ़िया बताया। अभी बच्चों, मैं जो लिखने बोलूँ एक बार उसको ध्यान से लिखो। पहले एक डॉट पॉइंट में इतना लिखना सब बच्चे। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। भैया ये देखिए। लिखना है। हाँ जी, ये लिखना है। भैया ये एविडेंस से लिखना है। दिस से नहीं लिखना है, एविडेंस से लिखना है। भैया मुझे आपका आवाज ब्रेक होके आ रहा है। बेटा आप थोड़ा सा बाहर आके बैठो ना। भैया जो आपने पूरा हाईलाइट किया है उसको पूरा लिखना है ना। हाँ जी। हो गया सर। हो गया भैया। नहीं भैया। जी। नहीं हुआ भैया।
भैया बोलिए जी। हो गया भैया। हो गई। ओके जी। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है बच्चों? बोर्ड पर देखो, स्क्रीन पर देखो, रेड कलर में देखो। एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत। एविडेंस बताओ मतलब सबूत बताओ। सबूत तो समझ आता है ना, प्रूफ तो समझ आता है ना, है ना? ठीक है। अगर तुम्हारी मम्मी अचानक शाम में घर पे आ जाए और तुमको पकड़ ले कुरकुरे खाते टाइम, और तुम मम्मी का आवाज सुन के भागो सब कुछ छुपाने के लिए आइसक्रीम खाते टाइम, ठीक है, तुम अपने मामा के घर पे गए हो, तुम और तुम्हारे मामा के बच्चे दबा दबा के अमूल का फैमिली पैक आइसक्रीम किचन में बैठ बैठ के छुप छुप के खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। मम्मी आई उतने में तुमको मम्मी की पायल की आवाज आई, अभी तो गेम ओवर, तुम छुप गए। ठीक है। और फिर तुमने हलूज डब्बा बंद करके, मम्मी किचन में थे, तुम डाइनिंग टेबल के नीचे छुप के बैठे थे, फिर मम्मी गई और तुमने और तुम्हारे मामा बच्चन पटकन फ्रिज में डब्बा रख दिया, पटकन हाथ मुंह पैर धोए और हलूज दम दम से सबकी नजरों से बाहर खेलने चले गए। शाम में सबको अमूल का फैमिली पैक खाना था, मम्मी ने खाना खाने के बाद बोला ले वो फैमिली पैक, तुमने लिया और मम्मी के हाथ में दिया। तुम थोड़ा पीछे हो गए, मम्मी ने फैमिली पैक खोला, तुम थोड़ा और पीछे हो गए। पूरा फैमिली पैक खाली। मम्मी ने तुम्हारे पास देखा, तुमने नीचे देखा, मम्मी पूछी ये क्या है, तुमने पूछा क्या क्या है, मम्मी ने बोले ये तूने खाया क्या, ये तुमने खाया क्या, सच सच बोल, तूने खाया क्या। तुमने पूछा एविडेंस क्या है, समझ आया एविडेंस? एविडेंस मतलब सबूत। ध्यान रहेगा क्या तुमको पक्का? एविडेंस मतलब सबूत। मम्मी से बचने के लिए हमेशा मम्मी को एविडेंस मांगा करो। तुमको प्रैक्टिकल अनुभव से बोलता हूँ, ये गलती कभी भी मत करना। अगर तुमने मम्मी को एविडेंस मांगा, मम्मी को पलट कर बोला, तो तुम्हारा गेम ओवर। मम्मी तुमको ऐसे धोएगी, तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने भी मम्मी को बोला था, मुझ पर आरोप लगाने से पहले तुम्हारे पास क्या सबूत है? मम्मी ने हाथ लेके बोला, एले अभी सबूत सबूत बताती हूँ। और मेरा गेम ओवर हो गया था उस दिन। तुम कभी भी मम्मी को सबूत मत मांगना, नहीं तुम्हारा भी गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है। अभी अगला वाला बताता हूँ तुमको। एविडेंस भैया पर वर्ड समझ अगर आ गया हमने ना गलती तुमको? की नहीं होगी तभी भी हमें डांटे बेटा, तो। इंडिया में गलती हमेशा तुम्हारी होती है, मम्मी की नहीं। ध्यान रखो, मम्मी से बहस किया तो गेम ओवर। कभी मम्मी से बहस नहीं करना। ठीक है। अगर तुमने बोल दिया कि मैंने आइसक्रीम खाया है, तो तुम्हें सिर्फ डांट पड़ेगी। तुमने बहस करने की कोशिश की तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा बेटा, टोले पड़ेंगे तुम। बचने के लिए सरेंडर कर दो। मम्मी हमारे घर का S-400 मिसाइल सिस्टम है, उससे बचना नामुमकिन है। क्लास चालू है। नहीं भैया, ठीक है। अगर मैंने एविडेंस पूछा ना तो मुझे डायरेक्ट हाँ। क्वेश्चंस की लिस्ट आती है। फिर क्वेश्चंस की लिस्ट के पीछे बेलन छुपा होता है बेटा, पंगा नहीं लेने का मम्मी से। देखो, एविडेंस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैन मेड आर्टिफैक्ट्स। टूटे फूटे मानव अवशेष, किसी इंसान की टूटी फूटी खोपड़ी, भरत गुरु के हाथ का कड़ा, 5,000 साल पहले एक गुफा में मिला। भरत गुरु के हाथ का कड़ा, साइंटिस्ट लोगों ने उसकी कार्बन डेटिंग करी, मालूम पड़ा वो 5,000 साल पुराना है। इससे पता चलता है कि भरत गुरु आज भी 5,000 साल पुराना बंदर है। ठीक है, बड़ा ही नहीं हो रहा, वो बंदर ही रह रहा है। देखो, और ऐसे अलग अलग मानव अवशेष, किसी के घर की फर्शी, किसी के घर की बिटकर। मैं तो तुम बच्चों को दिखाता हूँ, हमको बांगड़िया मिली, बांगड़िया 2,000 साल पहले की बांगड़िया। हाँ। हाँ, बैंगल्स। ठीक है, इधर देखना सब बच्चे, कांच की बांगड़िया। इससे हमारा दिमाग ही हिल गया था। ये हिस्ट्री में, ये देखो, सोने की बांगड़िया, कॉपर की बांगड़िया, कांच की बांगड़िया, बांगड़ी बनाने की पूरी फैक्ट्री। देख रहे हो, अनफिनिश्ड शेल बैंगल्स, हड़प्पा। दिख रहा है, हड़प्पन बैंगल्स है ये। कंगन, कंगन। दिख रहे हैं क्या तुमको? हाँ, सोने के, तांबे के, कॉपर के, वो भी ऐसे वैसे सादे सुदे नहीं, उस पे नक्काशी देखो, नक्काशी। फिर उसका रीमेक बना के भी बेचते हैं लोग। दिख रहा है क्या? उस पे ऐसी नक्काशी रहती थी पूरी की पूरी, डिजाइन देखो डिजाइन। ऐसे सादा सुदा हल्का फुल्का नहीं देते थे, डिजाइन का मस्त पाई के हाथ में पहनने के लिए। समझ रहा है क्या? हाँ हाथी के हड्डी से भैया, बनाते अभी थे। वो बहुत फेमस। हाँ बेटा, ये हाथी के हड्डी से बनाते थे। हाथी को मारते थे, फिर उसको गेम ओवर हो जाता था। और फिर उसकी जो हड्डियां बचती थी, उससे ये कंगन बनाते थे। भैया तुमको पहनना है ये? नहीं पहनने? अरे इतने पास तो भैया है हाथ। बोलो बोलो। भैया, पहले के जमाने में शादियां होती थी। यस बेटा।
ठीक है। फिर फॉलन फॉलन स्ट्रक्चर्स मतलब पड़े हुए घर, टूटे हुए घर। विद द हेल्प ऑफ दीज रिमेन्स, इन अवशेषों के मदद से, ये जो बचे खुचे सबूत हमें मिले हैं, इन एविडेंस के मदद से और साइंटिफिक मेथड की मदद से, साइंस की मदद से हम बता सकते हैं कि कितने हजारों साल पहले वो घटना हुई। वी कैन डिटरमाइन द टाइम ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हजारों, कितने साल पहले वो घटना हुई, कितने हजारों साल पहले, कितने सैकड़ों साल पहले वो घटना घटित हुई, ये हम बता सकते हैं। किसके मदद से बता सकते हैं? सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हमने? एविडेंस। सबसे पहला चिल्लर पार्टी हमने एविडेंस, सबूत चाहिए, सबूत, सबूत मांगता है भारत, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में मिट्टी में कई सारे परत एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होते हैं। ठीक है। इन परतों से हम नहीं बता सकते कि कोई चीज कितनी पुरानी है 11वीं, लेकिन साइंटिफिक मेथड से हम बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी होती है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है। और रफ एस्टीमेट, एस्टीमेट मतलब अंदाजा, एस्टीमेट मतलब अंदाजा। मम्मी ने तुमको पकड़ लिया, मम्मी तुम्हारे पास घूर के देख रही है, मामा बाजू में शांत बैठा है। मम्मी बोली, कितना आइसक्रीम खाया तूने? तुम कुछ नहीं बोले। मम्मी पूछी, ऊपर देख, मेरे पास देख। तुम डर गए। तुम्हारे मामा का बच्चा तो भाग गया बाहर डायरेक्ट बचने के लिए, और तुम अकेले खड़े हो सामने कटघरे में। तुमको मालूम है तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है। मम्मी बोली, कितना आइसक्रीम खाया तूने? तुमने बोला, थोड़ा सा। मम्मी बोली, ये थोड़ा सा होता है? तो मम्मी ने पूछा, सच सच बता, कितना खाया? तो मैंने बोला, लगभग आधा डब्बा मैंने खाया था, और बचा वाला उसने खा लिया, वो भाग गया मम्मी, उसकी गलती थी सारी। ठीक है। मामा तो हंस रहे, और मम्मी ने मामा को घूर के देखा, मामा भी नीचे देखने लग गई, मामा की भी पड़ गई। तो तुमने मम्मी को क्या दिया? एस्टिमेट। तुमने मम्मी को ऐसे थोड़ी बोला कि मम्मी, मम्मी ने तुमको पूछा कितना खाया तूने, तुम फ्रिज के पास गए, तुमने दूसरा फैमिली पैक निकाला, तुमने उसमें से कटोरी में जितना तुमने खाया था उतना निकाला, खा लिया, और बताया ये इतना खाया मैंने। फिर तो मम्मी तुम्हारा रावण दहन कर देगी, तुम्हारे 10 मुंडियों सहित तुमको पंखे से लटका लटका के आकाश में उड़ा देगी। ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अंदाजा। सांग किती किती खाल्लं तू? एकदम अर्धा खायला होतं मम्मी, पण त्यानेच सांगितलं होतं मला, मी नव्हतं खाल्लं, उसनेच बताया था मुझे। ठीक है। ऐसा इसको बोलते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अंदाजा, एस्टिमेट मतलब अंदाजा। और एविडेंस मतलब, भूल गए? सबूत। एविडेंस मतलब सबूत, और एस्टिमेट मतलब अंदाजा। समझ रहा है? अगर तुम्हें ये मार्जिन में लिखना है ना हिंदी में, तो लिख लो एविडेंस इज इक्वल टू सबूत। ऊपर लिख लो मार्जिन में, तुम्हें ध्यान रहेगा। मार्जिन में लिख लो सारे बच्चे, नोटबुक के मार्जिन में लिख लो एविडेंस इज इक्वल टू प्रूफ, एविडेंस इज इक्वल टू सबूत। लिख लो एविडेंस इज इक्वल टू सबूत, लिख लो जल्दी से। एविडेंस इज इक्वल टू सबूत, लिख लिया? एविडेंस इज इक्वल टू सब, और नीचे लिख लो, उधर ही मार्जिन में ही लिख लो बेटा, एस्टिमेट इज इक्वल टू अंदाजा। एस्टिमेट इज इक्वल टू अंदाजा। है ना? पापा पूछते हैं ना मम्मी को कि कितना गेहूं लेके आना है ना? पापा बोलते हैं 2 क्विंटल आणून ठेवतो, मम्मी बोलते इतक्याची काही गरज नाही आता, हाँ फक्त 50 किलोची एक गोणी आणा। मम्मी बोलती ना पप्पा को, पप्पा बोलते ना फॉर्म फॉर्म में 4 किलो शेंगदाणे आणून भरून टाकतो एकदाचे। मम्मी बोलती नाही इतक्याची काही गरज नाही आता, चुपचाप फक्त 2 किलो आणा। पप्पा भी शांत थे मम्मी से। मम्मी अगर S-400 फायर किया तो पापा भी शांत हो जाते हैं। मम्मी घर की प्रधानमंत्री होती है, उनके आगे कोई नहीं होता। इनके सामने किसकी भी नहीं चलती, पापा की भी नहीं चलती। मेरे साथ जो हुआ, मैंने तुमको बताया। तुमको अगर आइसक्रीम खाना है ना, तो कभी भी आइसक्रीम के डब्बे से डायरेक्ट आइसक्रीम नहीं खाना। मामा के गांव में मैंने उस दिन सीखा, एक प्लेट हलूच निकालना, आवाज ना करते हुए, हलूच 2 चम्मच निकालना, पूरे डब्बे का आइसक्रीम प्लेट में डाल लेना, डब्बे में भर के ऊपर के बाद
फ्लोर पे भाग जाना। मेरे मामा के घर पे 2 फ्लोर है, मैं गच्ची में जाके खाता था आइसक्रीम, पूरा डब्बा खाली करके, और डब्बा तुरंत फ्रिज में रख देता था, नीचे किसी को दिखाई नहीं देता था। और नानी को ऊपर भागते टाइम बोल देता था मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर, और भाग जाता था ऊपर। उस दिन बाद मैंने बहुत आइसक्रीम के डब्बे खाए, लेकिन मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार खाया। ध्यान रखना बच्चों। मोरल ऑफ द स्टोरीज, तुम्हें सबूत नहीं छोड़ना है। यू शुड नॉट लीव एनी एविडेंस। ठीक है। देखो, एस्टिमेट का मतलब ध्यान रहेगा, अंदाजा। ध्यान से सुनो बच्चों। रफ एस्टिमेट, रफ मतलब एक लगभग लगभग अगर हम अंदाजा लगाए कि कितने साल पहले, ऑफ हाउ मेनी ईयर्स एगो ये चीज रही होगी। मान लो मैं अपने घर के नीचे जानबूझ के 500 आइसक्रीम के डब्बे छुपा के रख दिए, अपने घर के नीचे गड्ढा किया, उसमें गाड़ के रख दिया आइसक्रीम डब्बे। आज से 5,000 साल बाद, 6,000 साल बाद, 10,000 साल बाद, कभी ना कभी कोई तो आर्कियोलॉजिस्ट इधर से आएगा जाएगा। 1 लाख साल बाद। और प्लास्टिक ऐसी चीज है जो सत्यानाश नहीं होता है। 1 लाख साल बाद जब वो यहाँ की खुदाई करेगा, कभी भी करेगा, 10,000 साल बाद, 20,000 साल बाद, उसको इतने 500 आइसक्रीम के डब्बे मिलेंगे। और मैं सारे आइसक्रीम के डब्बों में क्या करूंगा, मैं मार्केट में स्केलेटन प्लास्टिक, वो ला के सब में एक एक खोपड़ी रख दूंगा प्लास्टिक की, एक एक डब्बे में बंद करके। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट भी 10,000 साल बाद माथे को हाथ लगा के सोचेगा साला यहाँ पे हुआ क्या था। वो भी परेशान हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा रीति रिवाज हुआ था जो हमको नहीं पता। कहीं यहाँ पर एलियन तो नहीं आ गए थे और उन्होंने 500 इंसानों की बलि तो नहीं चढ़ा दी थी। लेकिन इन इंसानों की खोपड़ियाँ प्लास्टिक की क्यों है, वो भी परेशान हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसको कंफ्यूज करने के लिए मैं ऐसा करने वाला हूँ, ताकि जब आगे इतिहास लिखा जाए तो सारे दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट परेशान हो जाए कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। और मैं दुनिया में फ्लाइट से ट्रैवल कर करके अलग अलग देशों में प्लास्टिक की हड्डियां छुपा के रखने वाला हूँ, ताकि दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट परेशान हो जाए कि कहीं इंसानों के भी एलियन तो नहीं थे जिनकी हड्डी प्लास्टिक की बनेगी। भैया ठीक आपकी है, वो भी आवाज टूट परेशान। टूट के आ रही है। ओके। they stand and certainly use scientific method such as carbon 14 and dendrochronology। ठीक है, कोई चीज कितनी पुरानी है ये पता करने के लिए हम लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। सारे बच्चे ऑरेंज वाला लिख लो, फिर आगे वाला लिखाता हूँ। सारे बच्चे ऑरेंज वाला लिख लो, फिर उसके ही आगे न्यू पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट। एवरीबडी, दिस इज द न्यू पॉइंट। तुमको तुम्हारी मम्मी डांटती कि आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाने के लिए? हाँ मम्मी भैया। व्हाट ही वर्क इज दिस। फोन में तो तुम बच जाते होंगे, लेकिन आइसक्रीम एक्स्ट्रा मांगो तो मिल जाता है कि तुम्हें? नहीं मम्मी बोलती होंगी थोड़ा सा देने भैया। के बाद आता बस कर। नहीं, मम्मी अनलिमिटेड देते हो। भरत मम्मी गुरु, क्या तेरी मम्मी तेरे सेहत का ध्यान नहीं रखती? भैया तुझे प्रोसेस्ड खिला रही है भैया मम्मी। मम्मी डांटती नहीं है, मम्मी तो और ला के देती है मम्मी को। भैया मेरी मम्मी में बाप रे, मेरी मम्मी को तो मालूम है आइसक्रीम में प्रोसेस्ड शुगर होती है, भैया इसलिए मेरी वो मुझे मम्मी ज्यादा डांटती नहीं मालूम है, क्योंकि मेरी मम्मी खुद ही बहुत बड़ी लवर है। है। बाप रे। भैया मेरी मम्मी घर की खाने देती है, बाहर की नहीं खाने देती है। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? ओके, ये सबका हो गया ऑरेंज वाला। अगला वाला दूं? नहीं भैया। A rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific methods such as carbon 14 analysis, tree ring analysis, dendrochronology, etc. These methods are known as dating techniques। जल्दी लिख लो बच्चों इसको। हाँ जी, उसके आगे भैया कंटिन्यू कंटिन्यू लिखना है। भैया यहाँ तक लिखना है क्या? यस, टेक्निक्स तक लिखना है, कंटिन्यू में लिखना है, कंटिन्यू में। भैया एक बार पीछे का दिखाओ ना। 1 मिनट बेटा, बता लो। अभी जल्दी से लिख लेना, ये पीछे वाला है। Using scientific
हो गया पीछे वाला। हाँ हाँ भैया। पहले आगे। जल्दी लिख लो सारे बच्चे। सभी का हो गया बेटा? सारे बच्चे एक बार अपना कैमरा ऑफ करो, ऑफ। सब बच्चे अपना कैमरा ऑफ करो, ऑफ। स्वरा कैमरा ऑफ करो, ऑफ। सानवी ने अभी ऑन क्यों कर लिया? ऑफ करो, ऑफ। अब सारे बच्चे ऑन कर लो कैमरा। जल्दी जल्दी। कौन नमूने बच गए? तुम्हारी मम्मी तुमको बाहर के बड़ा पाव समोसे कचौरी खाने देती है? नहीं। हाँ भैया। और तुम, क्या मेरी मम्मी फूडी है? लेकिन क्या तुम चोरी छुप के खा लेते हो? हाँ। क्या मेरी मम्मा फूडी है तो जो बोला तो खिला देंगे। बाप रे। भैया भैया आप तो बस आइसक्रीम खाती बनती है। ये सब नहीं लिख लिया? पक्का हो गया? हो गया? नहीं भैया। अरे बाबू, हो गया क्या? नहीं भैया, एक मिनट लास्ट वर्ड। लिखो लिखो लिखो। सब बच्चों ने जितना लिखा है एक बार पढ़ के निकालो। जिन बच्चों ने नोटबुक में लिख लिया पढ़ के निकालो। जिनका कैमरा ऑफ है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से। पीयूष आप अभी भी हॉस्पिटल में हो? क्यों पीयूष? आप अभी भी हॉस्पिटल में हो? हाँ भैया। अच्छा। आपका दुख रहा है कि किसी फैमिली मेंबर का दुख रहा है? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका दुख रहा है कुछ या फैमिली मेंबर का दुख रहा है? भैया मेरी बहन को एडमिट किया है हॉस्पिटल में, इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ। अरे बेटा ओके। यही टाइम है पीयूष सारा घर का आइसक्रीम खा लेने का। मौके पे चौका मार लो। भैया हो गया। तुम में से कितने जनों को बहनें हैं? भैया हो गया। भैया मुझे कजिन सिस्टर है। और कितने जनों को अपनी बहनों से प्यार है? कितने जन अपनी बहनों का काळजी रखते हैं? बाप भैया रे। अपनी बहनों की काळजी रखते हैं। कितने जन अपने बहनों से खतरनाक झगड़े करते हैं? भैया मैं अरे तुम झगड़े नहीं करते हो कैसे भाई बहन हो भैया यार? मैं दोनों करती हूँ। भैया मैं दोनों करती हूँ। भैया मैं झगड़ा भी करती हूँ और करो हाथ नीचे। सारा सेम है, सारा सेम है। करते हो ना भैया मैं झगड़ा? दोनों अच्छा। करती हूँ। मैं झगड़ा कर तुम वही कर जनरली मुझे बताओ घर में छोटे बहन का सुनते कि बड़े बहन का सुनते? बड़े छोटे वाले बहन। बोलेंगे बड़े का सुनते, बड़े वाले बोलते छोटे का सुनते। भैया हाँ। मैं तो सिंगल हूँ, मुझे तो टेंशन ही नहीं है। पूरे स्लाड़ी स्लाड़ी। भैया हाँ भैया। अरे रिपोर्ट।
भैया आप अभी कुछ लिखने को दे रहे हो क्या, क्योंकि मुझे 10 मिनट्स लीव करनी थी एक मीटिंग। छोटी सी लाइन लिखनी है, एक छोटी सी लाइन लिखनी है, एक ही सिंगल लाइन। कार्बन 14 मेथड, ऑरेंज कलर वाले कार्बन 14 मेथड, और नीचे डायरेक्ट लिखना वॉज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट विलियर्ड लिबी। डायरेक्ट नीचे से लिखना, एक ही लाइन में लिखना है सारा का सारा, एक ही लाइन में। कार्बन 14 मेथड वॉज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट विलियर्ड लिबी। ये वो अंकल जी थे जिन्होंने प्राचीन कार्बन पुरातन 14 ऑब्जेक्ट्स की कितनी उम्र है वो ढूंढने की मेथड निंजा टेक्निक ढूंढी थी। डिंग डिंग। वॉज। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकता हाँ जी, कर सकते हो। हूँ भैया? बोलो स्वराताई। इसलिए भैया, भैया मेरी ओके। बड़ी बहन का कॉल आ रहा है, तो मैं उसे कॉल करूँ क्या? वीडियो पॉज करते हैं 2 मिनट। भले भले। ओके ओके ओके। मैं तुम बच्चों के लिए छोटा करके दे रहा हूँ। अभी तुम लिखना मत, तुम बच्चे लिखना मत। बच्चों जो ऊपर ऑरेंज वाला है ना, वो आपको लिखना है कार्बन 14 मेथड के लिए। आप सभी बच्चे हेडिंग लगाओ। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने अभी अभी एक नाम लिखा था, एक नाम विलियर्ड लिबी लिखा था सब बच्चों ने, विलियर्ड लिबी लिखा ना सब बच्चों ने, लास्ट है ना, लास्ट सेंटेंस में। तो विलियर्ड लिबी के आगे आप ब्रैकेट दो, ब्रैकेट, और उनका जन्म का वर्ष और मृत्यु का वर्ष लिख लो। 1908 से 1980 तक। 1908 में उनका जन्म हुआ था और 1980 में उनका अंत हो गया, उनके शरीर का अंत हो गया। हो गया, हो गया भैया। 0880 याद रखने को आसान है। 08 का उल्टा 80। 8 में आए 80 में गए। अब तुम सब बच्चे लिखोगे ये बहुत सारा बैंगन पकौड़ा भाषण। पहले आप सभी बच्चे ये लिख लो, कार्बन 14 के बारे में लिख लो। ओके, इतना ऑफलाइन बच्चों अच्छा है कि और बड़ा करना? भैया कहाँ तक लिखना है? बेटा नोटबुक में नीचे की लाइन में लिखना है। भैया लिखना है क्या? हाँ जी। भैया कहाँ तक लिखना? वो जितने भी हाईलाइट पॉइंट है वो लिखना है। फिर ऑफ कर रही हूँ। ऑरेंज वाला लिखना है, पूरा ऑरेंज वाला, जल्दी लिखना है। भैया याद नहीं कि लिखना है, ये सारा का सारा लिखना भैया है बेटा। जो हाईलाइटेड है वो लिखना है। सारे बच्चे नीचे वाला एक लाइन छोड़ो और फिर ब्लू वाला लिखो। ऑरेंज वाला लिख के हो गया है ना सबका? एक लाइन छोड़ो और फिर उसके बाद में ब्लू वाला भैया नोट मेरा डाउन करो। ऑरेंज वाला नहीं हुआ। ओके ओके, लिखो बेटा।
और वो लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद एक बार चेक करो कि आपने पूरा बराबर लिखा है क्या, सब कुछ बराबर लिखा है क्या, एक बार अच्छे से चेक करो। ये सब कुछ टेस्ट में आएगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए सब कुछ लिखा होना चाहिए बुक में आपके। भैया ग्रिट मतलब? बेटा गर्थ मतलब मोटाई, ठीक है। जैसे जैसे एक वृक्ष, एक पेड़ बड़ा बड़ा होते जाता है, वो मोटा मोटा होते जाता है, उसकी जो ट्रंक होती है ना वो मोटी मोटी होती जाती है ना। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी ट्रंक तो एकदम मोटी मोटी होती है, देखा है ना तुमने। पुराने पेड़ों की स्टेम होती है जमीन से निकलने लिए एकदम डोली डोली होती है। और जो नए नए लगाए हैं, गुलाब का झाड़ घर पे लगाया होगा, पतला पतला सा होता है। आम का झाड़ है, किसी बाग में जाओ और बड़ा सारा आम का झाड़ देखो तो उसकी ट्रंक मोटी होती है, और तुमने भी अपने घर में लगाया होगा शायद आम का झाड़, वो पतला सा होता है ना। गर्थ मतलब मोटापना। भैया ट्रीरिंग मेथड क्या होता है? जब हम एक, अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, जब हम एक पेड़ को काटते हैं बहुत पुराना होने के बाद, तो उसके अंदर रिंग्स 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 बने होते हैं, गोल गोल सर्कुलर रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करके हमको समझ जाता है, हर रिंग एक साल दर्शाती है। नंबर ऑफ रिंग से हमको समझ जाता है कि उसको कितने साल उसकी उम्र है उस पेड़ की। भैया मैंने बहुत सारे प्लान भैया मैंने जब बहुत सारे प्लान्स काटे थे तब मैंने ऐसे काउंट किए थे। हाँ जी, ऐसे पेड़ भैया ये काटना नहीं। रिंग रिंग काउंट करने वाला एपिसोड डोरेमोन में भी था ना? याद नहीं आ रहा जी, होगा पक्का होगा। डोरेमोन काफी सारी चीजें सिखा देता है छोटे बच्चों को। अगर तुम डोरेमोन देखो, पोकेमोन देखो, बेंटेन देखो। पोकेमोन विशेष देखने से तुम बच्चों की बायोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, बॉटनी और जूलॉजी, बहुत ज्यादा जानकारी हो भैया जाती है अलग अलग भैया एनिमल्स का, मैंने पोकेमोन देखने पोकेमोन से। के सातों सीजन पूरे देखे। वेरी गुड। उसके बाद में डोरेमोन देखने से बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी हो जाती है, लेकिन नए नए गैजेट्स के नाम पता हो जाते हैं, तुम्हें पता चल जाता है हेलीकॉप्टर का नाम क्या होता है, बिग और स्मॉल क्या होता है। तो डोरेमोन का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। जापान के लोग है ना, अपने बच्चों को ऐसे कार्टून दिखाते हैं जिससे वो होशियार बने, और पूरी दुनिया को ऐसे कार्टून बनाते हैं जिससे वो पागल बने। जैसे एनीमे वो पूरी दुनिया को दिखाए, लेकिन खुद अपने बच्चों को डोरेमोन, पोकेमोन, फिनियस पर बच्चे दिखाएंगे। तुम्हें अगर बहुत होशियार बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो फिनियस फर्ब देखना चाहिए। फिनियस एंड फर्ब ऐसा कार्टून है, वो आपको देखना चाहिए, उससे भैया मैं आपको अभी वो एक्सपेरिमेंट बताऊं जो मैंने किया था? सर हो गया। भैया मेरे मोबाइल में चार्जिंग क्या, मैं 1% है, मैं स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखूं क्या? क्योंकि अभी चलेगा स्विच जी, ऑफ ही होने आया चलेगा है। चलेगा। चलेगा। इतना बड़ा भाषण मत दिया करो जी, डायरेक्ट अभी बच्चे